फ्लावर सीधे बाल्डिया की ओर झपट पड़ा। उसका ब्लैक और गोल्ड फर और लो कैरन द्वारा डिजाइन किया गया स्पेशल आर्मर उसे जबरदस्त पावर देता है। क्लोज कॉम्बैट में फ्लावर और लियांग वे बराबर है, लेकिन रॉ ताकत और डिस्ट्रक्शन के मामले में फ्लावर ज्यादा भारी है। जैसे ही जैंगी मिरर वर्ल्ड में गायब हुआ, फ्लावर ने लड़ाई संभाली। बाल्डिया मुश्किल में था, अब भी दवा का असर उस पर था, इसीलिए वो फ्लावर जैसे बीस्ट से नहीं डर रहा था, लेकिन उसे जैंगी के छिपे हमलों से भी बचना था, इसीलिए वो पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा था। अब वो पोजीशन बदलकर भी भाग नहीं सकता था, इसीलिए मजबूरी में उसने अपना रेड डैगर निकाला। फ्लावर गरजा और तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। उसके क्लॉज और स्पाइक्स से जानलेवा खतरा महसूस हो रहा था। बाल्डिया ने जमीन पर पैर जमाए और सही टाइम पर वार किया और एक ही कट में फ्लावर का आर्मर फट गया। मेटल के टुकड़े और बाल उड़ गए। बाल्डिया क्लॉज से बच गया, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत खर्च हो गई। जब वो वॉर पीछे खींच रहा था, तभी जैंगी हवा से दोबारा आया। उसकी व्हाइट ब्लैक फ्लेम वाली तलवार सीधे बाल्डिया की गर्दन की ओर गई। बाल्डिया पलट भी नहीं पाया, लेकिन उसने कंपाउंड बो पीछे करके ब्लॉक किया। तलवार और धनुष टकराए और ब्लैक फ्लेम की ताकत जमीन फोड़ती ऊपर गई। बाल्डिया उस वार के लिए तैयार नहीं था, वो सीधा जमीन में धंस गया। कोलंबियन नेवल कमांड में रेड अलर्ट बज गया। एआई सिमुलेशन ने बताया उल्लूर की जीत की संभावना 1 अरब में 1 है, भागने का चांस 36 मिलियन में 1 और बचने का चांस 10 मिलियन में 1। जनरल ग्राहम शॉक में था। नहीं, बाल्डिया को कुछ नहीं होना चाहिए, वो हमारे फ्लीट की सबसे कीमती एसेट है। उसने गुस्से में पूछा, कोई है जो हेल्प कर सके? इंटेलिजेंस ऑफिसर बोला, सर सीला टीम पास में है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ। कार्टिलस ने भी आईब्रो उठाया। वो बाल्डिया की डेथ से बहुत रिग्रेटफुल था। बस जैंगी को अब यकीन हो गया था कि बाल्डिया की दवा का असर जल्दी खत्म हो रहा है, अब देरी नहीं कर सकता। उसने सोचा, फ्लावर रेडी हो जाओ। फ्लावर ने रोर किया और बॉल की तरह रोल करने लगा। चैरियट मोड उसका सबसे खतरनाक पावर। वो लोहे की स्पाइक वाली बॉल उसकी तरह बाल्डिया पर टूट गया। जैंगी ने गन और तलवार दोनों से लॉन्ग रेंज अटैक शुरू कर दिया। 12 लेयर मिरर वर्ल्ड। बाल्डिया क्लोज कॉम्बैट में एक्सपर्ट था, लेकिन फ्लावर जैसे बीस्ट और दूर से जैंगी के अटैक्स, इस कॉम्बो ने उसे हेल्पलेस बना दिया। जैंगी ने 12 डायमेंशनल डोर्स बैटलफील्ड पर हर दिशा में खुल सकते थे। बाल्डिया को समझ ही नहीं आ रहा था अगला वार कहां से होगा। उसने अब समझा, जैंगी ने शुरू से स्ट्रेंथ छुपाई थी। असल में फ्लावर डेल्टा लेवल मॉन्स्टर था, एक ब्लैक कैट डीमन जिसकी ताकत अंडर एस्टिमेट की गई थी। फ्लावर के अटैक्स और ज्यादा इंटेंस होते गए। उसकी नजरें बाल्डिया पर गड़ी थी। ये एलियन उसे सबसे टेस्टी ओरिजिन पावर दे सकता था। बाल्डिया आखिरकार टूट गया। फिर वो अचानक जाइंट ब्लड रेड वुल्फ बन गया, लेकिन लड़ने के बजाय उसने चारों पैरों पर दौड़ने लगा, भाग गया। चेन्स ऑफ हेल के मेंबर, गॉड ऑफ हंट, उल्लूर वितो बाल्डिया। उसकी एबिलिटी थी हंटिंग वुल्फ्स। वो भेड़ियों के पूरे पैक को कंट्रोल कर सकता था और खुद भी जायंट वुल्फ में बदल सकता था। हालांकि ये रेयरली दिखता था, लेकिन जब बदलता था उसकी स्पीड और स्टेमिना बेहद बढ़ जाती थी। इस बार भी उसने देखा कि उसका शरीर वीक हो रहा है और अगर फाइट जारी रखी तो डेथ तय है, इसीलिए एस्केप करना जरूरी था। लेकिन जैंगी स्माइल करता है, तू मुझसे एस्केप करेगा? पागल है क्या? फ्लावर चेस करो उसका। जैंगी ने स्पेस ट्रैवल करना शुरू किया और फ्लावर थोड़ा स्लो था, लेकिन बाल्डिया के पीछे लगा रहा। कुछ ही मोमेंट्स में जैंगी बाल्डिया के ऊपर पहुंच गया और उसके चारों तरफ 10 डायमेंशनल डोर्स ओपन कर दिए। बाल्डिया को ये एबिलिटी पहले भी दिख चुकी थी। उसने हल्की एयर फ्लो की मूवमेंट से अंदाजा लगा लिया और पलटकर रन करने लगा, पर उसी टाइम फ्लावर ने पीछे से उसकी नेक पर अटैक कर दिया और बाइट मारा। कैट की रिएक्शन स्पीड डॉग से फास्ट होती है। बाल्डिया ने उसे शेक करने की कोशिश की, लेकिन फ्लावर ने इतना टाइम निकाल लिया जितना जैंगी को चाहिए था। उसने बिना एम किए ब्लैक फ्लेम वाला थंडरबोल्ट निकाला और डायरेक्ट बाल्डिया के चेस्ट की तरफ फायर कर दिया। वो बुलेट पॉइजन से भरी हुई थी। सिर्फ 0.1 mg किसी वेल को किल कर सकता था। बाल्डिया ने हर्ट से बचने की कोशिश की, लेकिन जहर पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया। उसका बॉडी नम हो गया और फ्लावर ने उसे ग्राउंड पर गिरा दिया और फिर एक ही क्लॉ से उसका हेड काट दिया। कोलंबियन नेवी कमांड सेंटर में हड़कंप मच गया। जनरल ग्राहम गुस्सा होकर चिल्लाया, नहीं, बाल्डिया हमारी सबसे वैल्यूएबल एसेट था। कार्टिलस स्माइल कर रहा था, इंटरेस्टिंग बंदा है ये। जैंगी
जैंगी ने बाल्डिया का हेड उठाया, फ्लावर से बोला, इसका बॉडी टॉक्सिन से फुल है, एडिबल नहीं है, इसे जला दो। और फिर सिर्फ कुछ सेकंड्स की एक वीडियो रिकॉर्ड करके कमांड सेंटर को सेंड कर दी। मैंने चेन्स ऑफ हेल का एक एलियन मार गिराया। कमांड सेंटर में पूरा ब्लास्ट हो गया। जब उन्होंने फेस स्कैन किया, सब शॉक्ड रह गए। ये तो उल्लूर है, 9800 पॉइंट्स वाला सुपर एलियन जिसने अकेले 5 कैप्टन्स मार दिए थे। ईस्ट चाइना सी रीजन का ऑफिसर बोला, तुम लोगों के 5 इन्वेस्टिगेशन लीडर्स के बराबर था वो। जैंगी ने जिसे मारा उसकी पावर भी 9800 थी, लेकिन उसकी एबिलिटी थी एब्सोल्यूट डिफेंस, यानी कि प्योर डिफेंस पावर। फिर भी उसने एक ऑफेंसिव मॉन्स्टर को हरा दिया। सिचुएशन अब टोटली चेंज हो चुकी थी। अब कोई नहीं कह सकता था कि रिवर साउथ डोमेन वीक है। सीतू कंफ्यूज था। उसे लगने लगा कि ना वो ना ब्लिज़र्ड सिटी कभी जैंगी को समझ पाए। हर बार जब उन्हें लगता कि उन्होंने जैंगी को समझ लिया, तब जैंगी कोई ऐसा स्टेप लेता कि सबकी सोच फेल हो जाती। लेकिन इस बार रिवर साउथ डोमेन के ऑफिसर्स के चेहरे पर फक्र था। ईस्ट चाइना सी रीजन के ऑफिसर्स भी अब शांत हो गए थे, क्योंकि उल्लूर जैसा पावरफुल म्यूटेंट अगर जैंगी के हाथों मारा गया है तो अब बात सीरियस हो चुकी है। केओस ने उल्लूर को मारा, अकेले ही वैल्यू 5 बिलियन पॉइंट्स है। ली तानियांग ने सीरियस टोन में कहा। शीतू ने सर हिलाया, क्योंकि वो जानता था ये वैल्यू ओवर नहीं की जा रही। उल्लूर की रियल पावर 10 कैप्टन्स के बराबर थी। वो एपिसलॉन लेवल को छूने वाला एलियन था। लेकिन ली तानियांग ने बात मोड़ दी। केओस ने इतनी बड़ी फाइट लड़ी और हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म तक नहीं किया। वो हम पर ट्रस्ट नहीं करता। सीतू मुस्कुराया। बैटलफील्ड में हर चीज प्लान के मुताबिक नहीं चलती। मिनिस्टर ली, जीत ही सबसे बड़ी न्यूज है। असल में ली को जलन हो रही थी। जैंगी की जीत ने ईस्ट रीजन को साइड कर दिया था। ली तानियांग को डर था कि जैंगी सोर्स ऑफ गॉड के लिए compete करेगा और शायद ब्लैक टॉर्टोराइज, आज़ूर ड्रैगन जैसे टॉप प्लेयर्स को भी पीछे छोड़ देगा। मुझे केओस से कनेक्ट करो, ली ने गुस्से में चिल्लाया। कमांड सेंटर से कॉल आया। जैंगी, जो बाल्डिया की बॉडी के सारे वैल्यूएबल आइटम्स उठा चुका था रिसर्च के लिए, जब कॉल आया जैंगी हंसा। हेलो, मैं केओस हूँ। ली तानियांग ने पहले उसकी तारीफ की, फिर सीधा टोका, तुमने कम्युनिकेशन क्यों बंद किया था? कमांड सेंटर एनालिसिस देता, इंटेल देता, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। जैंगी हंसा। ओह, तो तुम मेरा भी डेटा कलेक्ट करना चाहते हो? कमांड सेंटर में सब शॉक्ड रह गए। जैंगी फिर बोला, सॉरी, मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ, मैं ऑर्डर फॉलो नहीं करता, मैंने रिजल्ट दिया है। तुम में दम है तो खुद आ जाओ फील्ड में। ली तानियांग की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। तुम ऑन ऑर्डर को इग्नोर कर रहे हो, ये बगावत है। जैंगी हंसा, तो आओ काट लो मुझे, और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। असल में उसे पता था कि ली बाद में उसे घेरने वाला है, इसीलिए उसने बैकअप पहले ही लिया था। रिवर साउथ डोमेन से उसका रिलेशन एक कूल ऑपरेशन का है, ऑर्डर वाला नहीं। ली सिर्फ दूसरों के पावर से चिल्ला सकता है, असल में कुछ नहीं कर सकता। कमांड सेंटर में ली गुस्से में चिल्लाया, ये बगावत है, ये हमें छोड़ देगा क्या? शीतू पहली बार ठंडे लहजे में बोला, मिनिस्टर ली, सोच समझ के बोलिए। अगर आपने जैंगी को दूर धकेल दिया और वो दुश्मन से मिल गया, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? ली तानियांग थोड़ी देर चुप हो गया। अब उसे समझ में आया, जैंगी अब सिर्फ एक फाइटर नहीं, पूरे स्टार आइलैंड का सबसे पावरफुल एसेट है, और अगर वो दुश्मन के साथ मिल गया तो पूरा बैटल पलट जाएगा। ली तानियांग की बात सुनकर शीतू हल्का सा मुस्कुराया। दुर्भाग्य है कि जैंगी असल सोल्जर नहीं है। हमारे रिवर साउथ डोमेन का सिस्टम तुम्हारे दोंगाई जैसा नहीं है। हम ज्यादा कूल ऑपरेशन बेस्ड हैं। केओस और हमारा रिश्ता बराबरी का है, ना कि ऑर्डर का। इसीलिए उसे दोंगाई की नजरों से जज करना गलत होगा। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। और रही बात मेरे रीजन के एलियंस की, उन्हें हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं। ली का चेहरा तमतमा गया। ईस्ट सी रीजन के ऑफिसर्स भी शर्मिंदा थे। उधर जैंगी एक के बाद एक टॉप लेवल म्यूटेंट्स को मार रहा था, एकदम खुल्लम खुल्ला। ईस्ट चाइना सी रीजन के कैप्टन्स की कोई गलती नहीं थी, वो सभी सोर्स ऑफ गॉड के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर यह बात चुभती थी कि जैंगी की अकड़ के बावजूद वो सक्सेसफुल हो रहा था। फिर भी कुछ राहत ये थी कि जैंगी हाक्शाओ किंगडम का ही म्यूटेंट था और 2 हेल्स चेन्स मेंबर को खत्म कर चुका था। लेकिन कोलंबियन नेवी का गुस्सा अब उफान पर था। ग्राहम का चेहरा सफेद पड़ गया। 5 दिनों में 2 टॉप मेंबर्स मारे गए, और वो भी एक ही इंसान के हाथों। उसका हंटिंग स्टाइल तो उल्लू से भी खतरनाक है। क्रडी ने चुपचाप याद दिलाया, बिलीव्स किड का मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ गॉड पाना। अगर उसे भेजा तो हम सब कुछ हार सकते हैं। असल में वो ये कहना नहीं चाहता था कि शायद जैंगी से लड़ाई में बिलीव्स भी अनश्योर है। लेकिन ग्राहम समझ गया, अगर बिली ने सोर्स पा लिया तो वो एपिसलॉन बन जाएगा
और तब बाकी कुर्बानियां वर्थ होंगी। जैंगी जैसा बंदा सोचता है कि हंटिंग और एब्जॉर्प्शन से वो एपिसलोन बन जाएगा, पर ये इतना सिंपल नहीं है। शॉर्ट टाइम में ज्यादा एलियन एसेंस लेने से एफिशिएंसी गिर जाती है। असली एडवांसमेंट तो सिर्फ सोर्स ऑफ गॉड से ही होगा। बिलीव्स किड हेल्स चेन का सबसे प्रॉमिसिंग मेंबर, कार्टिलेस से भी ज्यादा पोटेंशियल वाला, पर जब उसकी पावर 9900 क्रॉस कर गई तो ग्रोथ रुकने लगी। ये तब तक चला जब तक साइंटिस्ट ने नहीं खोजा कि एक नेचुरल लिमिट है जो सिर्फ सोर्स ही तोड़ सकता है। ग्राहम ने हुक्म दिया, केओस पर बाउंटी बढ़ा दो 5 बिलियन, चाहे मरा हो या जिंदा। उसकी बॉडी से जो चाहिए ले लो। क्रडी समझ गया, मतलब उसे मेन बैटल से दूर रखना है ताकि वो सोर्स के लिए कम्पीट ना करे। ग्राहम ने सर हिलाया, हाँ यही मकसद है, और ईस्ट रीजन के प्लेयर्स को मैं अच्छे से जानता हूँ। जब तक शुनवू नहीं आता बिलीव्स हारने वाला नहीं, और हमारे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है। उधर जाएंगी बाल्डिया का एसेंस एब्जॉर्ब करने के बाद उसे समझ आ गया कि उतना पावरफुल बूस्ट ये नहीं दे रहा जितना उसने सोचा था। फ्लावर उसके पास बैठी थी, कंफ्यूज्ड मुस्कुराई, कोई बात नहीं, ग्रोथ स्लो है पर हो तो रही है, ये तो नॉर्मल है। इस आइलैंड पर बहुत से स्ट्रॉन्ग एलियंस हैं, एक एक करके हंट करेंगे, जो खुद ना यूज हो पाए उसे बचा के रखेंगे दूसरों के लिए। उसकी आंखों में शार्प चमक थी। ये जगह एक परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड है। अगर इस मौके को मिस किया तो पता नहीं फिर कब इतने प्रे विक्टिम्स एक साथ मिलेंगे। रिवरसाउथ डोमेन के हेडक्वार्टर्स ब्लिजर्ड सिटी में जू जंग अपने हाथ में कम्युनिकेटर पकड़े फ्रंट लाइन पर ऑन ऑपरेशंस की डेप्यूटी चीफ शीतू से बात कर रहे थे। सुनते ही उनके चेहरे पर हाव भाव थोड़ा बदला। केओस ने इतना तगड़ा परफॉर्म किया, हेल्स चेन के थर्ड पर्सन को भी मार डाला। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन साथ ही हल्की उदासी भी। खुशी इस बात की कि जैंगी की वजह से रिवरसाउथ डोमेन की पावर और बढ़ेगी, और उदासी इस बात की कि जैंगी से उसका रिलेशन अब तक काफी डिस्टेंट है। गोंगचैंग की ट्रेल के बाद जू जंग अब किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करता। थोड़ी देर में उन्होंने एक्सप्रेशन नॉर्मल किया और बोले, शीतू, केओस से कहो कि अब पूरा रीजन उसकी उम्मीद पर टिका है, पर अपनी सेफ्टी पहले रखेगा। ईस्ट चाइना सी रीजन से डायरेक्ट क्लैश ना करे। फोन कटने के बाद उन्होंने उस खुले एरिया की तरफ देखा। बर्फ में कुछ प्रिजनर्स घुटनों के बल बंधे बैठे थे। फायरिंग स्क्वाड उन्हें निशाना बनाए खड़ा था। क्या टाइम हो गया है एग्जीक्यूशन का? उन्होंने अपने पास खड़े सेक्रेटरी लैंग शिंगचैंग से पूछा। जी सर, लैंग ने वॉच देखकर जवाब दिया। तो फिर एग्जीक्यूट करो। लैंग ने अपने ब्लैक मिलिट्री बूट्स के साथ आगे बढ़कर कदम बढ़ाया। उसने प्रिजनर्स को घूरते हुए कहा, ब्लिजर्ड सिटी ने तुम्हें बचाया, खाना दिया, ठंडी में शेल्टर दी, लेकिन बदले में तुमने रेबल प्लान किया। अब अपनी सजा भुगतो। एक कैदी जिसकी लंबी दाढ़ी थी हंसते हुए बोला, हमने बाहर खुद की मेहनत से जीना सीखा था, तुम्हारी बातों में आ गए और अब जान देनी पड़ रही है। लैंग हंसी और कहा, ब्लिजर्ड सिटी के लोग हमेशा कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। तुमने विरोध किया, यही तुम्हारी गलती है। उसने हाथ उठाया और बोला, एग्जीक्यूट। बुलेट्स की आवाज गूंजी। कई प्रिजनर्स वहीं ढेर हो गए। कुछ स्पेशल लोग म्यूटेंट्स बुलेट से नहीं मरे, लेकिन जल्द ही एक्स्ट्रा पावरफुल ओरिजिन बुलेट्स और आर्मर पियर्सिंग राउंड्स ने उन्हें भी खत्म कर दिया। जनरल जू, एग्जीक्यूशन पूरा हुआ। लैंग ने सल्यूट करते हुए कहा, अब म्यूटेशन का दौर है, ज्यादा लोग बदल रहे हैं। हाँ, जूजंग गहराई से बोला, थोड़ा और चाहिए। स्टार आइलैंड तक रिस्क लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ लोगों की सैक्रिफाइस देनी होगी। कैकन माउंटेन्स भारत रीजन के नॉर्थ वेस्ट में एक काली स्नो कवर्ड मैदान में दर्जनों बॉडीज पड़ी थी। कुछ सोल्जर्स थे तो कुछ भारत के ट्रेडिशनल ड्रेस में, सर पर स्कार्फ बांधे। सिर्फ 3 लोग अब भी खड़े थे। एक था एक मार्क, हाथ में वज्र पूरे खून से सना हुआ। दूसरा एक यंग फाइटर, फेस काफी थका हुआ था लेकिन आंखों में आग थी। और तीसरा गोल्डन स्वॉर्ड पकड़े, उलझे बालों वाला, शांत और कॉन्फिडेंट, गाओ चेंगकोंग। अगर जैंगी यहाँ होता तो चौंक कर उसका नाम लेता। गोंग ने बाकी 2 को देखा और मुस्कुराकर कहा, अब सिर्फ हम 3 बचे हैं, फाइट कंटिन्यू करनी है। भारत का साधु बोला, आखिर में एक आउटसाइडर कैसे बचा? युवा योद्धा गुस्से से बोला, तुम्हें ये ऑनर नहीं मिलना चाहिए, भगवान तुम्हारा साथ नहीं देंगे। गोंग मुस्कुराया, मैंने कितनी बार कहा है, मैं भारत का बेटा हूँ। समीर खान, उसने स्वॉर्ड उठाई और ठंडी आवाज में कहा, अब किसे आशीर्वाद मिलेगा ये त्रिदेव तय करेंगे, ना कि तुम। स्टार आइलैंड में बेल्डिया की मौत की खबर तेजी से फैल गई और हेम्ड बूम की मौत एक सरप्राइज थी, तो बेल्डिया की मौत जैसे आसमानी बिजली गिरने जैसा था। कोलंबिया की नेवी के लिए यह झटका बेहद बड़ा था,
क्योंकि बैल्डिया सिर्फ नाम नहीं था, एक टॉप लेवल साइकिक था जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 9800 थी। दुनिया के किसी भी रीजन में ऐसा फाइटर कोर कॉम्बैट फोर्स माना जाता है। उसे हराना आसान नहीं जब तक कोई एपिसिलॉन लेवल म्यूटेंट ना हो, लेकिन ये हुआ और सब चौंक गए। जनरल ग्राहम ने सच्चाई नहीं छुपाई। पूरे हेल्स चेन्स को ये खबर दी गई। सुनो, ग्राहम ने कहा, एक खतरनाक आदमी आइलैंड पर आया है। उसने उल्लूर को मार दिया है, लेकिन डरो मत, ओवरऑल स्ट्रेंथ में हम अब भी आगे हैं। बिलीव्स किड यासिन कनेरो ने गहरी सांस ली। उसका तीसरा मेंबर मर चुका था और उसे इसका दुख था। उसने ग्राहम की स्पीच काटते हुए कहा, ठीक है, अब असली बात बताओ। उस आदमी के बारे में तुम्हारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है? बैल्डिया की मौत ने जैंगी के बारे में काफी कुछ दिखा दिया। इतने लेवल के फाइटर से लड़ते वक्त कोई होल्ड बैक नहीं करता और ये डेटा बाकियों की मदद करेगा, खासकर कनेरो को, जो किसी की एबिलिटी जान जाए तो उसे इजीली खत्म कर सकता है। ग्राहम ने खांसते हुए कहा, इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है, अगली मिशन में सतर्क रहो। फिर उसकी आंखों में किलर इंटेंट आ गया। अगर सब कुछ हाथ से निकल गया तो मुझे सोल लास्ट एक्टिवेट करना पड़ेगा। इस नाम ने सभी को हिला दिया। किसी की आंखों में डर था, किसी की आंखों में दुख। कनेरो बड़बड़ाया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मोड़ ना आए। इसके बाद ग्राहम ने जैंगी पर 5 अरब का बाउंटी अनाउंस किया। बाकियों को सिर्फ उसकी एबिलिटीज बताई, मौत की वजह नहीं, ताकि हेल्स चेन्स के मेंबर को टाइम मिले। लेकिन इतनी भारी रकम ने सबका ध्यान खींचा। एक शैन मैदान जैसे दिखने वाली लड़की, एक श्राइन मेडन जैसी दिखने वाली लड़की, बर्फ से भी सफेद और ठंडी, बोली, सिर्फ एक कैप्टन पर 5 बिलियन? ये आम आदमी नहीं हो सकता। वो जापान के इजुमो ग्रुप से थी। उसका नाम था कुरो चिकारू, कोड नेम सुकुयोमी। उसने कहा, ये बाउंटी गॉड सोर्स से भी बेहतर लग रही है। कम से कम कोलंबियन नेवी से टकराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास एक जवान लड़का खड़ा था, ब्लैक आर्मर पहने, बिना हेलमेट। नाम था कागुसुची नो मिकोतो। उसने शक भरे लहजे में कहा, क्या कोलंबियन नेवी ने हमें कैनन फोल्डर बना दिया है? सुकुयोमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कमजोर भी ताकतवर को हरा सकता है। हाक्शाओ हो या कोलंबिया, ये सब स्टेपिंग स्टोन्स हैं। अब सूरज उगा है और नियॉन जापान को दुनिया की चोटी पर पहुंचना है। हर किसी के मन में अपने प्लान थे। जैंगी की जीत ने कईयों को इंस्पायर किया, पर खुद जैंगी जानता था अब वो टॉप टारगेट बन चुका है। उसे अब दिखावा नहीं करना था। बैल्डिया से लड़ाई में उसने बहुत एनर्जी खर्च की थी, अब शांत रहना बेहतर है। जैंगी ने कहा, मैंने पानी गंदा कर दिया, अब दूसरों को लड़ने दो। वो फ्लावर और लेले के साथ चिंगफेंग सिटी छोड़कर ह्यूमन सिटी गया। एक बेसमेंट में जाकर 2 वर्ल्ड्स बॉन्ड एक्टिवेट किया, जिससे वो पूरी तरह छुप गया। ईस्ट चाइना सी रीजन, फॉग वैली के पास क्यूंगलोंग बर्फ पर खड़ा था, पीठ पर ग्रे ग्रीन बैग और सामने उसकी रेकॉन टीम कैप्टन बोला, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते सर। पॉइजन माइज्मा की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट इसे हैंडल नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर माफी थी और आंखों में डर। उसे पता था अगर क्विनलोंग कहे तो चाहे मौत हो, उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्विनलोंग सामने खड़ी टेंशन में डूबी रेकॉनेंस टीम की तरफ देखता है और हल्की स्माइल के साथ कंधे उचका दिए, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, तुमने अच्छा काम किया है। बाकी सभी रेकॉन टीम्स में सिर्फ तुम लोग फॉग वैली तक पहुंचे, ये बड़ी बात है। अब तुम वापस जा सकते हो, बाकी काम हम हैंडल कर लेंगे। रेकॉन टीम के कैप्टन ने चेन की सांस ली। यस सर, वैसे एक बात और थी, थोड़ी पर्सनल सी, मुझे रिपोर्ट करनी है। क्विनलोंग ने आईब्रो उठाया। बताओ, कैप्टन बोला। जैसे जैसे हम फॉग वैली के पास पहुंचे और पॉइजनस गैस घनी हुई, मुझे एक अजीब एनर्जी फील हुई। ये सुनकर क्विनलोंग ने धीरे से पॉकेट से हाथ निकाले। उसकी आंखों में शार्पनेस आ गई। सोर्स ऑफ गॉड, उसने पूछा, कहां से आया ये फील? कैप्टन ने मिलिट्री सिग्नल से 2 o'clock डायरेक्शन में 7 किलोमीटर दूर इशारा किया। ठीक है, क्विनलोंग बोला, अब तुम लोग यहाँ से इमीडिएटली निकलो। जैसे ही टीम गई, क्विनलोंग ने ईस्ट चाइना सी रीजन का प्राइवेट चैनल ओपन किया और रिपोर्ट भेजी। वो अब खुद वैली में एंटर करने वाला था और धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ा। स्नो में उसके बूट्स सरसराते रहे, लेकिन उसकी सेंस पूरी तरह से एक्टिव थे। कुछ देर में उसने फील किया एक अजीब सी थ्रॉबिंग, जैसे सोल से निकल रही हो। फिर उसकी कॉम्बैट सूट से एक स्वीट सी किड्स जैसी लाफ्टर सुनाई दी। उसने 1 मीटर लंबी ब्रॉड स्वॉर्ड अपनी बैकपैक से निकाली और हल्की स्माइल के साथ मिस्ट में एंटर कर गया। 3 मीटर से आगे कुछ नहीं दिखता। गैस येलो और रोटन सी थी। तभी एक फेंट लाइट दिखी। वहां छोटे छोटे येलो एल्फ्स थे, जैसे बनानास।
जैसे हाथ पकड़कर सर्कल में सिंगिंग कर रहे थे, क्विन लॉन्ग के लिप्स पर सेटिस्फैक्शन की स्माइल आई। सोर्स एल्व्स आखिरकार मिल ही गए। लेकिन तभी एक वाइट लाइट उसकी तरफ आई। उसने स्वॉर्ड से उसे 2 हिस्सों में काट दिया। क्या बात है, कोई और भी है यहाँ? फॉग डेंस हुई और एक आदमी व्हाइट कॉम्बैट सूट में सामने आया। उसकी बॉडी हाफ व्हाइट हाफ ब्राउन ग्लो कर रही थी, 2 पावर्स से घिरी हुई। क्विन लॉन्ग ने उसे देखा और कहा, सीला से सिर्फ एक ही ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंजर हो सकता है, योंगरैड किम हीचुल। हीचुल ने कॉशियसली पूछा, तुम कौन हो? क्विन लॉन्ग हंसा, ये मैटर नहीं करता, तुम मुझे हरा नहीं सकते, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन हीचुल भी पीछे नहीं हटने वाला था। उसने एल्फ देख लिए थे और उसकी आंखों में लालच झलकने लगी। उसने हाथ को फाइटिंग स्टांस में उठाया। पावर ऑफ 2 गॉड्स का फोर्स उसके चारों ओर गूंज उठा और बोला, यहाँ से तो तुम्हें जाना चाहिए। सीला हमेशा से एक छोटा राष्ट्र रहा है, कभी किसी का वेसल तो कभी किसी के पीछे छुपता। आज भी हालात ज्यादा बदले नहीं है, लेकिन हर सीला का नागरिक एक सपना देखता है, एक ग्रेट कंट्री बनने का। उनके देश के नाम में जो दायम है वो उनकी ख्वाहिश को दर्शाता है। किम हीचुल, सीला का सबसे ताकतवर शख्स, इस बार फॉग वैली की यात्रा पर निकला है। उसने कसम खाई थी सोर्स ऑफ गॉड को हासिल करने का और एपिसलोन जैसी ताकत पानी है। जब मैं एपिसलोन बनूंगा, कोई भी हमें इग्नोर नहीं कर पाएगा। हम ना कोलंबिया के अधीन होंगे ना हाक्शाओ के। सीला भी गर्व से सर उठा पाएगा। किम हीचुल की एबिलिटी 9500 पॉइंट्स की थी। उसे यकीन था अगर वो टॉप वॉरियर्स के सामने नहीं आए तो वो जीत सकता है। टाइगर गॉड की स्पिरिट, उसकी बॉडी से सफेद रोशनी निकलने लगी। एक विशालकाय व्हाइट टाइगर उसके पीछे दिखा। किम हीचुल पल भर में क्विन लॉन्ग की नजरों से गायब हो गया। क्विन लॉन्ग शांत खड़ा था, एक हाथ में तलवार और दूसरा डिफेंस के लिए। टाइगर किल फिस्ट, एक चमकती सफेद रोशनी बाईं ओर से आई। क्विन लॉन्ग ने एक हाथ से ब्लॉक किया जैसे घंटा बजा हो। हीचुल का फुल पावर अटैक बेअसर रहा। व्हाइट टाइगर स्किल, उसने दर्जनों पंचर्स मारे, बहुत तेज, लगभग इनविंसिबल, लेकिन क्विन लॉन्ग के डिफेंस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। वो सिर्फ एक हाथ से उसे रोकता रहा, बिल्कुल बेसिक, जैसे कोई पुराना किसान काम कर रहा हो। अब बारी है बियर गॉड की। हीचुल ने स्टाइल बदला। अब टाइगर की जगह ब्राउन बियर का शैडो उभरा। स्पीड कम हुई लेकिन पावर बढ़ गई। जब उसके घूंसे टकराए तो आवाज आई जैसे मेटल क्लैश हो रहा हो। क्विन लॉन्ग ने मन ही मन कहा, डुअल पावर्ड है पर अब भी स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग। लेकिन उसने अब भी तलवार नहीं चलाई, सिर्फ डिफेंस करता रहा। हीचुल थक चुका था। तुम आखिर हो कौन? उसने पूछा। क्विन लॉन्ग ने शांति स्वर में कहा, अगर अभी लौट जाओ तो मान लूंगा कुछ हुआ ही नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकते। ये सुनकर हीचुल का घमंड चकनाचूर हो गया। उसे लगा क्विन लॉन्ग उसे इंसान भी नहीं समझ रहा, जैसे वो कोई और हो। हीचुल चिल्लाया, हम अकेले नहीं हैं, अगर शोर मचाया तो हमारे अलायंस के एलियंस यहाँ आ जाएंगे। क्विन लॉन्ग ने सिर्फ इतना पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? हीचुल ने एक सोर्स एल्फ की ओर देखा और बोला, सिर्फ 2, बस 2 दे दो, बाकी तुम्हारे। क्विन लॉन्ग ने गहरी सांस ली। ठीक है, फिर देखते हैं। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। हीचुल की पावर्स अपने पीक पर थी, लेकिन तभी क्विन लॉन्ग का बायां हाथ विशालकाय हो गया, मानो कोई आसमान का खंबा। उसका हाथ मिस्ट चीरते हुए ऊपर उठा, जैसे हनुमान का गदा। पूरा फॉग वैली हिल गया, जमीन में बड़ी दरार पड़ी। हीचुल बिना कोई रेसिस्टेंस दिए एक मांस का लोधड़ा बन गया। क्विन लॉन्ग ने अपने हथियार समेटे और हल्की सी सांस छोड़ी। तुम लोगों के देश वाले इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं? मौत को इतना जल्दी क्यों बुलाते हैं? किम हीचुल की कोई गलती नहीं थी। अगर उसे पहले से पता होता कि सामने वाला ईस्ट चाइना सी रीजन का क्विन लॉन्ग है तो वो भाग जाता। लेकिन क्विन लॉन्ग अपनी आइडेंटिटी क्यों रिवील करता? स्टार आइलैंड पर कौन से एनिमी मिलेंगे ये तो प्योर लक पर डिपेंड करता है। और इस बार हीचुल की किस्मत थोड़ी खराब थी। क्विन लॉन्ग ने रिपोर्ट भेजी और फिर रुइंस में छुपे हुए सोर्स एल्व्स को ढूंढने निकला, लेकिन उसने उन्हें अब्सॉर्ब नहीं किया। उसकी लेवल पर ये एनर्जी उसे कोई खास फायदा नहीं देती, इसीलिए उसने एक ब्लू ट्रांसपेरेंट जार निकाला और सोर्स एल्व्स को उसमें सील कर दिया। एल्फ की एनर्जी येलो लाइट में बदलकर स्टोर हो गई। जैसे जैंगी ने कहा था, ये सोर्स एल्व्स असल में सोर्स ऑफ गॉड के बाई प्रोडक्ट है। ईस्ट चाइना सी रीजन की टीम पहले भी यहाँ आ चुकी थी तो थोड़ी बहुत स्टडी कर ली थी। कंफर्म ये है कि इसमें प्योरेस्ट लाइफ एनर्जी होती है। लो लेवल म्यूटेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा पावर बूस्ट है, लेकिन क्विन लॉन्ग जैसे म्यूटेंट्स जिसकी सुपरनैचुरल इंडेक्स करीब 9800 है, उसके लिए ये एनर्जी काफी बेअसर है। दूसरी तरफ कमांड सेंटर में जब क्विन लॉन्ग की विक्ट्री की रिपोर्ट मिली, ली तानयांग खुश हो गया।
वाकई तुम ईस्ट चाइना रीजन की 4 स्पिरिट फ्लीट के अजूरे ड्रैगन कहलाने लायक हो। ऑफिसर्स ने राहत की सांस ली, लेकिन शीतू ने सोचा इस सीला एलियन हीचुल की एबिलिटी कितनी थी। स्टाफ ने बताया करीब 9500 पॉइंट्स। शीतू हल्के से मुस्कुराया, उतना भी बुरा नहीं है, पर यही कंपैरिजन प्रॉब्लम बन गया। जैंगी ने तो ऐसे 3 एलियंस मारे थे जिनकी इंडेक्स 9000 से ऊपर थे। एक तो 9800 तक पहुंच गया था। जैंगी की तुलना में कुनलॉन्ग की जीत थोड़ी फीकी लगने लगी। ली तानयांग ने कहा, पूरे रीजन में ये खबर फैला दो, मोरल बढ़ाओ और क्विंगलॉन्ग से इंस्पायर होने के बाद कहो। अब जैसे जैसे ज्यादा टीम्स फॉग वैली के सेंटर की ओर बढ़ रही थी, क्लैशेस भी इतनी इंटेंस होते जा रही थी। सोर्स एल्व्स की एनर्जी इतनी वैल्यूएबल थी कि लोग इसे लेकर लड़ने लगे थे। साउथ वेस्ट फॉग वैली में ईस्ट चाइना की फ्लीट के कैप्टन जीजी को सोर्स एल्व्स मिले, एक डेड ब्लैक ट्री पर। करीब 10 दिनों के भीतर मून वाइट एल्व्स दिखे। वो खुशी से खेल रहे थे जैसे बच्चों की टोली हो। जीजी ने सीलिंग जार निकाला, मगर तभी उसे शाकुहाची की आवाज सुनाई दी। अलर्ट टोन में आया, कोई और भी है यहाँ। किसी ने सोर्स एल्व्स को ट्रैप बना रखा था। जीजी ने तुरंत हटने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। एक श्राइन मेडन ने शाकुची बजाना शुरू कर दी। उसकी मेलोडी में ऐसा इल्यूजन था जिसने जीजी को उल्टा पुल्टा कर दिया। उसका माइंड ऐसे डिस्टॉर्ट हो गया जैसे वो वैन गो की स्टेरी नाइट की दुनिया में हो। सी सिकनेस जैसा इफेक्ट आ गया। इल्यूजन उसने पहचान लिया, लेकिन निकलना मुश्किल था। एस टाइप एबिलिटीज रेयर होती हैं और ट्रिकी भी, जिसे इल्यूजन ने घेर लिया। उसका बच पाना आसान नहीं। जीजी का चेहरा धीरे धीरे मरोड़ने लगा। उसका चेहरा लाल पड़ गया, जैसे उसकी गर्दन पर कुछ अटक गया हो। उसने दोनों हाथ से गला पकड़ा। मुझे सांस नहीं आ रही है। उसे खुद नहीं पता था कि वो अपने ही गले को दबा रहा था। गर्दन से एक तेज आवाज आई और खून का फव्वारा निकलते ही वो जमीन पे गिर पड़ा। कुछ देर बाद एक डेड ट्री के नीचे से सुकुयोमी बाहर निकली। उसने रेड और वाइट श्राइन मेडन की ड्रेस पहनी थी, गोल्डन डेकोरेशन और सर पर क्राउन, एकदम डिवाइन लुक। वो जीजी की लाश के पास पहुंची, लेकिन तभी वो लाश मिट्टी में बदल गई। पीछे की जमीन फटी और जीजी झपटते हुए बाहर आया। उसके हाथ में 3 एज्ड बायोनेट था जो उसने सुकुयोमी के सर की तरफ मारा। ब्रेन डैमेज मौत का सीधा रास्ता है, लेकिन वार लगने से ठीक पहले हवा में मैजिक वेव हुई और क्लिंग की आवाज एक साथ। वार रुक गया। जीजी ने तुरंत पीछे हटकर बैलेंस लिया और अब वो एक हाथ में बायोनेट और दूसरे में ब्लैक पिस्टल थामे तैयार खड़ा था। सुकुयोमी शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की जिज्ञासा झलक रही थी। उसके पीछे एक मीटर ऊंची शैडो फॉर्म हुई। एक वॉरियर, वॉरिंग स्टेट पीरियड का ब्लैक और रेड आर्मर, फेस पर घोस्ट मास्क, हाथ में 2 तलवारें, एक स्कारलेट और एक जेट ब्लैक। ये था उसका एबिलिटी, डीमन चाइल्ड घोस्ट गार्डियन। जीजी बड़बड़ाया। उसे कमांड सेंटर से इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। नियॉन में 2 ग्रुप्स हैं, इजुमो और पेकिंग, और इजुमो की एलियन आर्मी है गॉड पिलर। तो तुम हो लीडर ऑफ गॉड पिलर, सुकुयोमी। जीजी पूरी तरह अलर्ट था। उसकी एबिलिटी इंडेक्स 9400 थी और सुकुयोमी की 9500। छोटा गैप लेकिन जानलेवा था। सुकुयोमी ने पूछा, तुमने मेरा इल्यूजन कैसे ब्रेक किया? जीजी मुस्कुराया, आओ खुद ट्राई करके देखो। जीजी की एबिलिटी हार्मनी ऑफ ऑल थिंग्स उसे किसी भी माहौल में ढलने देती है, इसीलिए उसने मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा ली थी इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए। उसने सुकुयोमी को और उसके पीछे खड़े कीशिन कोदोरी को देखा। एस टाइप एबिलिटी यूजर नजदीक की फाइट में स्ट्रॉन्ग है, तो लॉन्ग रेंज उसका वीक पॉइंट हो सकता है। उसने बिना वक्त गवाए शूटिंग शुरू कर दी। सुकुयोमी के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन हवा अजीब तरह से हलचल करने लगी। तभी गॉड कट और डीमन कट दोनों तलवार से रेड और ब्लैक स्लैश निकले और सारी बुलेट्स ब्लॉक कर दी। गॉड पिलर का डिफेंस तोड़ना आसान नहीं था। तभी जीजी को उसकी आंखों में एक चमक दिखी और फिर एक तेज अटैक आया। जीजी का ब्लर इतना फास्ट था कि जीजी की आंखों में कई इमेजेस उभर गई। जीजी ने हार्मनी ऑफ ऑल थिंग्स चिल्लाया और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बूस्ट की। उसने बायोनेट को ऊपर उठाकर अटैक ब्लॉक किया। दोनों तलवारें बायोनेट से टकराई, जमीन पर झटका फैला और माइज़मा पीछे हट गया। जीजी के पैर जमीन में धंस गए, लेकिन उसका बैलेंस नहीं टूटा। अब फाइट जीजी और डीमन गॉड के बीच सीधे शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी नजर सुकुयोमी पर भी थी। अगर मैं इस डीमन को पार कर पाया तो सीधे उसके रियल बॉडी पर अटैक करूंगा। जैसे ही जीजी ने सोचा, उसका शरीर अचानक जमीन में समा गया। जीजी की तलवार खा ली गई। अगले पल जीजी सुकुयोमी के सामने जमीन से उभरा। उसकी एबिलिटी हार्मनी ऑफ ऑल थिंग्स उसे किसी भी इन्वायरमेंट में घुलने देती है
अर्थ एस्केप उसी का हिस्सा था। जीजी ने बायोनेट से सुकुयोमी की आंखों पर वार किया, लेकिन गॉडसन सेकंड्स में गायब होकर सुकुयोमी के पीछे आ गया। क्लैंग किशिन ने अटैक ब्लॉक किया और शिंजी ने जीजी की गर्दन पर कट मारा। जीजी ने जैसे तैसे डिफेंस किया, लेकिन हर स्ट्राइक में इतनी पावर थी कि उसकी बाहें सुन्न हो गई। सीधी फाइट बेकार था, लेकिन ये गॉड शायद लिमिटेड रेंज में काम करता है। सोचते ही जीजी ने फिर से अर्थ एस्केप यूज किया। सुकुयोमी ने गॉडसन की तरफ हाथ बढ़ाया, पकड़ो इस राइड को। गॉडसन ने जमीन में तलवार घुसा दी। थंडर, बूम, शॉकवेव से जमीन टूट गई और जीजी की लोकेशन एक्सपोज हो गई। वो बिना देरी के जहरीले माइज्मा की तरफ भागा। पीछे जाओ। गॉडसन ने सुकुयोमी को उठाया और हाई स्पीड में पीछा करने लगा। 5 सेकंड्स में उसने जीजी को पकड़ लिया। ब्लैक रेड स्वॉर्ड स्लैशेस चारों तरफ छा गए। हार्मनी ऑफ ऑल थिंग। अब जीजी के एक्सप्रेशंस बदले। उसकी बॉडी ने गॉडसन की फाइट स्टाइल के साथ खुद को एडजस्ट कर लिया। डबल स्वॉर्ड्स वर्सेस 3 एज्ड बायोनेट और पिस्टल। फाइटिंग इतनी तेज थी कि आंखों से देखना मुश्किल था। जमीन टूट रही थी, बिल्डिंग्स गिर रहे थे। जीजी धीरे धीरे एलाइज में पीछे हटते हुए सुकुयोमी को ट्रैप में ले जा रहा था। जीजी साइड से टक करता हुआ एक बिल्डिंग में घुसा। गॉडसन पीछे आया, लेकिन जैसे ही वो एलाई में घुसा, 2 सिल्वर ग्रेनेड्स उसके पैरों के पास गिरे। भयानक व्हाइट लाइट चारों तरफ छा गई। दीवार पर हाथ रखकर जीजी हवा में लटक रहा था। ओरिजिन ग्रेनेड्स, देखते हैं इस टाइटेनियम में कितना इम्पैक्ट करता है। तभी फिर वहां साकुची की म्यूजिक बजने लगी। जीजी चौंका, फिर इल्यूजन, लेकिन सॉरी, अब ये मुझ पर वर्क नहीं करेगा। ब्लास्ट के स्मोक से गॉडसन बाहर निकला, लेकिन इस बार उसके चारों तरफ घड़ा काला धुआं था। कुछ तो अलग था, सुकुयोमी बोली, पर तुम पर असर ना सही, दूसरों पर तो होगा। जीजी को अजीब वाइब्स महसूस हुई। क्या तुम मेरे कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ब्लॉक कर रही हो? कमांड सेंटर में डिस्प्ले गड़बड़ाने लगा। स्क्रीन डिस्टॉर्ट हो गई। कुछ ऑपरेटर्स खुद का गला दबाने लगे। बाकियों ने जल्दी से ऑडियो ऑफ किया। म्यूजिक इल्यूजन कलोलन चिल्लाया, इसका टारगेट जीजी नहीं, हमारा स्टाफ है। क्यों कनेक्शन कट गया? कमांडर्स नाराज थे। बैटल के बीच डिस्कनेक्शन, फौरन लिंक रीस्टोर करो। जीजी हवा में लटका हुआ रास्ता ढूंढ रहा था कि सुकुयोमी के डीमन को हराकर असली बॉडी को मार सके। तभी उसने एक डरावना सीन देखा। घना काला धुआं चारों तरफ छा गया और जीजी और बाकी सब धुंध में गायब हो गए। सुकुयोमी की आंखें अब पूरी तरह से अंधेरे और खतरनाक हो चुकी थी। अब कोई तुम्हें नहीं देख सकता, मरने का टाइम है। बस कुछ मिनट्स बाद कमांड सेंटर में लिंक फिर से जुड़ा, लेकिन कैमरा 90 डिग्री घुमा हुआ था। या तो कैमरा गिरा या जीजी जमीन पर गिरा। जीजी, सिचुएशन क्या है? ली तानियांग चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कैमरा में एक पैर दिखा, सफेद कॉटन सॉक्स पहना हुआ, लाल शर्ट की झलक। वही पैर कैमरा पर आकर रुक गया। कैमरा टूट गया और इमेज मिट्टी में दब गई। ये सुकुयोमी का पैर था। सब चुप और डर साफ झलक रहा था। ली तानियांग ने गुस्से में डेस्क पर मुक्का मारा। इम्पॉसिबल, जीजी की हार्मनी ऑफ ऑल थिंग्स इतनी वीक नहीं हो सकती। सुकुयोमी इतनी पावरफुल हो ही नहीं सकती। उसने कोई सीक्रेट ट्रिक यूज की होगी। सिचुएशन पर शांति छाई थी। तब सीतू ने कहा, नियॉन वाले चालाक होते हैं, अपनी असली स्ट्रेंथ कभी जल्दी शो नहीं करते। क्या हमें वाकई इनकी पावर का अंदाजा है? ईस्ट चाइना सी रीजन ने हमेशा कोलंबियन नेवी को ही मेन थ्रेट माना था। नियॉन या सीला कभी सीरियसली इन्हें नहीं लिया था, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि पावरफुल एलियंस कहीं से भी आ सकते हैं। ली तानियांग का चेहरा शांत था। सुकुयोमी की प्रोफाइल अपडेट करो, एबिलिटी इंडेक्स अननोन मार्क करो, सभी यूनिट्स को अलर्ट भेजो। जीजी की मौत ने सबको जगा दिया। बैटलफील्ड पर ही असली स्ट्रेंथ सामने आती है। जो पहले हीरोज थे, हो सकता है वहां कुछ भी ना कर पाए, और जो छुपे हुए थे वही असली थ्रेट बने, जैसे जैंगी और सुकुयोमी। अब जब सब गॉड सोर्स को ढूंढने में लगे थे, तभी एक और ग्रुप फॉग वैली के पास पहुंचा। तियालोंग पायरेट्स। ये टीम किसी देश से नहीं जुड़ी थी, स्टार सी में घूमती थी और अब वो भी इस लड़ाई में उतर चुकी थी। उनके लीडर ड्रैगन किंग सबसे पहले स्टार आइलैंड पर पहुंचे थे। उनके पास कम डेटा था, लेकिन उन्हें लोकेशन का आइडिया था। उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा किया। डेप्यूटी कैप्टन पाइलियन और 4 सर्वाइविंग कैप्टन्स भी उनके साथ थे। फॉग वैली के बाहर की सूनी जमीन पर वो सब जमा हुए। सामने जहरीला माइज्मा और बर्फ की तरह जमे सूखे पेड़ थे। ड्रैगन किंग सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने वहां कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स महसूस की है। ड्रैगन किंग की बात सुनकर डेप्यूटी कैप्टन बाइलियन ने झुककर कहा, मुबारक हो ड्रैगन किंग, बस गॉड सोर्स मिल जाए, फिर आप एपिसोलोन लेवल पर पहुंच जाएंगे। तबाक्शा और कोलंबियन को भी आपको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। बाकी स्क्वाड लीडर्स भी चापलूसी में लग गए।
रिवरसाउथ डोमेन के लोग दोबारा समुद्र नहीं देख पाएंगे और जिन्होंने नेरोतो को मारा था उन्हें भी हिसाब देना पड़ेगा। ड्रैगन किंग मुस्कुराया। वो जानता था कि जैंगी और लिंगू फेशुए को पकड़वाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो एपिसलोन बन गया तो फिर उसे किसी छोटे भेड़ से डरने की जरूरत नहीं होगी। गॉड सोर्स मेरी होगी, उसने अपनी फिस्ट कसते हुए कहा। जैसे ही वो फॉग वैली में आगे बढ़े, सामने जहरीली हरी माइज्मा अजीब तरह से हलचल करने लगी। जैसे ही पायरेट्स ने एक जोन क्रॉस किया, वहां से डार्क ग्रीन शैडो बाहर आने लगी। ये लोग गैस मास्क पहने थे, लेकिन हाथ में काले और बैंगनी रंग थे। डरावने नाखून, लंबे और पर्पल, किसी भूत की तरह धीरे धीरे इन पायरेट्स को घेरने लगे। ड्रैगन किंग ने सबको रुकने का इशारा दिया। रुक जाओ, ये एम्बुश है। लेकिन सामने वाले रुकने के मूड में नहीं थे। जब तक पायरेट्स को एहसास हुआ तब तक वो सब 20 मीटर अंदर घुस चुके थे। बाइलियन ने अपना फैन खोला और सतर्क होकर कहा, ये लोग क्या है, ज़ोंबीज जैसे लग रहे हैं। इस ऑपरेशन में ज्यादातर टीम्स छोटी थी। डिप्यूटी कैप्टन से नीचे कोई बचता नहीं था, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों थे। फिर एक साथ सब लोग बोले, ली फेंगशियान की टीम, ये एरिया कोलंबिया नेवी का है, पीछे हटो वरना हम अटैक करेंगे। ड्रैगन किंग का चेहरा सख्त हो गया। अगर अब पीछे हटा तो गॉड सोर्स का सपना खत्म और पूरी उम्र समुद्र के अंदर एक मामूली ईल बनकर रहना पड़ेगा। ना ताकत ना रिस्पेक्ट। उसने कहा, मैं ली फेंगशियान हूँ, तियानलोंग पायरेट्स का कैप्टन। हम कोलंबिया नेवी के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ब्लॉकिंग हाकशॉ में तुम्हारे साथ है, तो हम एक ही साइड में हैं। फिर फॉग के अंदर से एक शख्स दिखा, हेल सिस्टर, कोड नेम हेल हॉर्स, एबिलिटी इंडेक्स 9600। हालांकि उससे ज्यादा पावरफुल लोग हैं, लेकिन फॉग में उसकी असली स्किल्स और खतरनाक बन जाती है। इस वक्त वो कमांड सेंटर से जनरल ग्राहम को रिपोर्ट दे रहा था। एज ऑफ फॉग वैली पर पायरेट्स मिल गए, साउथ ईस्ट सी वाले। कमांड सेंटर में सब चौंक गए। पायरेट्स इस वॉर में, ये क्या कर रहे हैं यहाँ तो टॉप कंट्रीज के फाइटर्स लड़ रहे हैं। तियानलोंग पायरेट्स का यहाँ आना बिल्कुल क्रेजी था। क्रडी ने पूछा, क्या हमें अटैक करना चाहिए? ड्रैगन किंग का इंडेक्स 9800 था। ये सभी को पता था, लेकिन ग्राहम ने बिना झिझक के कहा, एल सिस्टर, मार दो इन्हें। भले ही सामने वाला थोड़ा स्ट्रांग हो, लेकिन इस बैटलफील्ड में जीत उसी की होती है जो किल करता है। ग्राहम के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। तो एडवांटेज मेरा है, मेरा। ग्राहम का ऑर्डर मिलते ही हेल सिस्टर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, रिसीव्ड। और उसी पल सारे अजीब सोल्जर्स जो तियानलोंग पायरेट्स को घेर रहे थे आगे बढ़ने लगे। अपने वेपन्स नीचे रखो और हाथ सर पर, वरना खत्म कर दिए जाओगे। चारों ओर से माइज्मा में छुपे ये सोल्जर्स एक इंसानी दीवार की तरह पास आते गए। ड्रैगन किंग समझ गया कि पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। मारो, वो दहाड़ा और उसकी बॉडी फाड़कर उसकी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। वॉर चाहिए तो लो वॉर, पायरेट्स ने हंसते हुए कहा। अपनी स्पेशल एबिलिटीज यूज की और लड़ाई शुरू कर दी। हर एक पायरेट को 10-10 सोल्जर्स ने घेर लिया। ये सोल्जर्स हार्ड स्टील जैसे पंचेस मारते थे। ड्रैगन किंग एक विशालकाय ड्रैगन में बदलकर हवा में घूम रहा था। किंग कॉन्ग बॉडी, उसने जोर से घूमते हुए दर्जनों सोल्जर्स को उड़ा दिया। ड्रैगन फ्लेम, उसकी ब्लैक फ्लेम 100 मीटर तक फैली और माइज्मा को जलाने लगी। ये देखकर पायरेट्स चिल्लाए, ड्रैगन किंग जिंदाबाद। लेकिन ड्रैगन किंग और बाइलियन शांत नहीं हुए। उन्हें कोलंबियन नेवी की ताकत का पूरा अंदाजा था। इतनी आसानी से जीत मिलना नामुमकिन था। और तभी एक पायरेट ने अपनी आर्म पर खुजली महसूस की। देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी यूनिफॉर्म में छेद हो चुके थे और स्किन पीली, फिर हरी और फिर ब्लैक होती जा रही थी। उसकी स्किन गलने लगी और वो दर्द से चिल्ला उठा। धीरे धीरे कई और पायरेट्स पर वही असर दिखने लगा। उनकी बॉडीज पर बड़े बड़े जख्म और स्किन गलने लगी थी। बाइलियन कांपते हुए बोला, ये जहर है। जो भी उन सोल्जर से टकराया वो सब पॉइजन हो चुके हैं। कुछ पायरेट्स ने दर्द से बेहाल होके अपनी गलती बॉडी को चाकू से काटना शुरू कर दिया। जिन्होंने जल्दी किया वो बच सकते थे, लेकिन कई बहुत देर कर चुके थे। सारा एनिमी का डेटा हेल सिस्टर को पहले से ही मिल चुका था। और वहीं हेल सिस्टर माइज्मा में अपने स्पेशल मास्क को थोड़ा हटाकर अंदर की गैस खींचने लगा। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, दांत बाहर और होठ गायब, लेकिन वो डेविलिश स्माइल के साथ सांस लेता रहा। हेल हॉर्स, हेल सिस्टर, नॉर्थ मैथोलॉजी में प्लेग का देवता। उसकी एबिलिटी स्प्रेड प्लेग, सबसे जहरीली चीज को भी खींचकर अपनी ताकत बना सकता है। वो खुद प्लेग का चलता फिरता सोर्स है। हेल सिस्टर ने माइज्मा खींचकर उसे एक्स्ट्रा पॉइजन में बदल दिया और अपनी बॉडी से जहर को बाहर निकाला। ये जहर इतना खतरनाक था कि एक व्हेल भी मार सकती थी। इस जहर से उसके जैसे दिखने वाले सोल्जर्स बन गए लीजन्स ऑफ डिजास्टर।
ये अनलिमिटेड तरीके से पैदा हो सकते थे, हर एक में पॉइजन भरपूर था, एक टच से मौत पक्की। टियानलोंग पायरेट्स का इक्विपमेंट इतना वीक था कि ये पॉइजन रोक नहीं पाया। जिन्होंने टच किया गया वो या तो खुद को काटने लगे या फिर तड़पते हुए मर गए। ड्रैगन किंग गुस्से में दहाड़ा और उसके चारों ओर एक काली लाइट चमकी। उस लाइट में से एक और ड्रैगन निकला, बिल्कुल वैसा ही मिराज क्लोन एबिलिटी, और 2 ड्रैगन्स बैक टू बैक खड़े हो गए और उन्होंने एक साथ 1000 मीटर लंबी ब्लैक फ्लेम छोड़ी। जैसे ही आग माइज्मा और डिजास्टर सोल्जर से टकराई, सब जलकर राख हो गए। सिर्फ 10 सेकंड्स में दोनों ड्रैगन्स ने अपने चारों ओर 1 किलोमीटर का एरिया साफ कर दिया। ड्रैगन किंग ने खुद को 2 ड्रैगन में बदलकर आग उगली और जहरीले माइज्मा से ढके डिजास्टर सोल्जर्स को जला दिया। इससे पायरेट्स को थोड़ी राहत मिली, मगर ये राहत ज्यादा देर तक नहीं चली। माइज्मा फिर से लौट आया। फॉग वैली में माइज्मा हर खाली जगह को तुरंत भर देता है जब तक पूरा स्टार आइलैंड से जार मिटाया ना जाए। ये खतरा टलेगा नहीं। इसी जहरीले माहौल में दूसरी वेव के सोल्जर्स भी निकल आए, धीरे धीरे ज़ोंबी जैसे। ड्रैगन किंग को एहसास हुआ वो तो निकल सकता है, मगर उसके लोग पीछे छूट जाएंगे। डेप्यूटी कैप्टन बायलियन ने कहा, लॉर्ड ड्रैगन किंग, आप उस छुपे हुए एलियन को ढूंढिए, हम यहाँ संभाल लेंगे। ड्रैगन किंग ने हामी भरी। सामने से डरावनी आवाज आई, टियानलोंग पायरेट्स, सरेंडर करो वरना सब मारे जाओगे। हेल्स चेन्स के सारे मेंबर्स यहाँ है। पायरेट्स और घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि दुश्मन कितने हैं या कौन है। मगर ड्रैगन किंग मुस्कुराया और बोला, अगर सच में सारे मेंबर्स होते तो इतनी एक्टिंग नहीं करते। उसने आसमान की तरफ दहाड़ मारी। काली लाइट का बीम ऊपर गया और क्लाउड्स बनने लगे। पहले स्नो गिरी, फिर बड़े बड़े हेल स्टोन्स, और फिर बारिश शुरू हो गई। ड्रैगन किंग के रेन कैलिंग पावर से माइज्मा धुलने लगा और दृश्य साफ हो गया। कहीं दूर छुपा हेल सिस्टर, जो गैस मास्क पहने था, बारिश को निहारते हुए बोला, कितने टाइम बाद बारिश देखी है। ड्रैगन किंग ने उसे देख लिया और बिजली गिराने का कमांड दिया। आसमान से बॉल्स ऑफ लाइटनिंग गिरी, लेकिन हेल्थ सिस्टर ने जहर का डोम बना लिया। वो जहर पीते हुए और जमीन से खींचते हुए बिजली को झेलता रहा। ड्रैगन किंग नजदीक नहीं गया क्योंकि सामने वाला पूरा जहर से भरा था। इतने में हेल्थ सिस्टर ने जहर से और सोल्जर्स बना दिए और उन्हें अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। साथ ही उसने एक जहरीला बायोनेट निकाला जो छूते ही स्किन को गिलाने में सक्षम था। उसकी निगाहें अब ड्रैगन किंग पर जमी थी। बायलियन ने नजर से इशारा किया, आप जाओ, इसे मुझे सौंप दो। ड्रैगन किंग ने बिना देरी किए अटैक शुरू किया। पहले भेजा अपना मिराज ड्रैगन क्लोन। नीचे जमीन पर बायलियन ने अपना आयरन फैंग घुमाया। डांस ऑफ फ्रोस्ट लॉर्ड। स्नो और विंड से ढके दर्जनों जहरीले सोल्जर्स आइस बनकर वहीं थम गए। मुख्य लड़ाई अब ड्रैगन किंग और हेल्थ सिस्टर के बीच थी। जैसे ही ड्रैगन क्लोन ने अटैक किया, हेल्थ सिस्टर के मुंह से ब्लैक म्यूकस निकला जो जार के साथ मिलकर एक 3 टांगों वाला हेल हॉर्स बन गया। भयंकर और बदसूरत नर्क का घोड़ा, प्लेग का प्रतीक, वो 3 टांगों वाला सारा मात्रा काला घोड़ा था जिसकी खोपड़ी सफेद और चेहरा मौज जैसा था। हेल्थ सिस्टर ने उसे समन किया और वो सीटी जैसे आवाज निकालकर हवा में उड़ते मिराज ड्रैगन पर झपटा। ड्रैगन ने गरजते हुए अग्नि फेंकी, लेकिन जहर की लहरें पूरे वातावरण में फैल गई। इस जहरीले माहौल में हेल्थ सिस्टर की ताकत बढ़ गई। वो ड्रैगन किंग के सामने जरा भी नहीं दबा, बल्कि पूरे सीन पर उसका कंट्रोल था। घोड़ा और ड्रैगन भीषण लड़ाई में उलझ गए। ड्रैगन की आग से हेल हॉर्स का आधा शरीर जल गया, लेकिन उसमें से निकले जहर ने लोहे जैसे खाल को भी गिला दिया। ड्रैगन किंग ने दूरी से हमला करने का फैसला किया। जैसे ही उसने लाइटनिंग बॉल्स फेंकी, हेल्थ सिस्टर ने अपने शोल्डर से माइक्रो कैनन निकालकर सबको एयर में शूट कर दिया। ये यूनिफॉर्म में लगे स्मार्ट सिस्टम से टारगेट लॉक करके फायर कर रहे थे, जैसे लो बजट प्रिसीजन शूटिंग। नीचे जमीन पर जमा झाड़ का फूल उबलने लगा और एक जहरीला अजगर ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ा। ड्रैगन ने फिर से आग से उसे जला दिया, लेकिन तब तक हेल्थ सिस्टर का असली प्लान शुरू हो गया था। डिजास्टर सोल्जर्स जो पहले फ्रोस्ट से फ्रीज हो चुके थे, अचानक सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए। उनके शरीर गंदे लिक्विड और ग्रीन जहरीली गैस में बदल गए। टीम के बाकी लोग एक एक करके इस जहर के शिकार होने लगे। ड्रैगन किंग अब मदद करने नहीं जा सकता था क्योंकि हेल्थ सिस्टर के सामने 1 सेकंड की गलती जान ले सकती थी। तभी उसे चक्कर आया, नींद सी महसूस हुई। ये क्या? उसने आंखें फाड़ कर पूछा, कब मुझे जहर दिया गया? असल में जब मिराज ड्रैगन ने हेल हॉर्स को चीर दिया, उसी वक्त उसका जहर हवा में फैल गया।
सांस के जरिए वो ड्रैगन किंग के शरीर में पहुंचा। हेल्थ सिस्टर ने अब अपना मास्क उतारा। उसका चेहरा देखकर किसी का भी खून जम जाए। चेहरा सफेद, सड़ा हुआ और पूरा बिगड़ा, जैसे किसी बच्चे ने खिलौने से चेहरा बना दिया हो। प्लेग और किल द सोल्स ऑफ नेदरवर्ल्ड, इतना कहकर उसने एक थूक जैसा लिक्विड उगला और उसके सूट से निकली सुइयां उसके शरीर से ब्राउन खून निकाला जो जमीन के जहर में मिल गया। अब उस जहरीले पूल से डरावने मॉन्स्टर्स निकलने लगे। ड्रैगन किंग भी डर गया। वो जान गया कि यह लड़ाई अब फेयर नहीं रही। जहर उसे खा रहा था और उसके सैनिक एक एक करके गल रहे थे। बाइलियन ने बर्फ से खुद के चारों ओर आइस आर्मर बना लिया, लेकिन बाकी सब तबाह हो चुके थे। हेल्थ सिस्टर अकेले ही पूरे तियानलोंग पायरेट को तितर बितर कर चुका है। यहाँ तक कि ड्रैगन किंग भी उस पर सीधा अटैक नहीं कर पा रहा था। बहादुरी तब तक ही काम आती है जब तक ताकत में अंतर न हो। ड्रैगन किंग की नजरें बर्फ जैसी ठंडी थी। वो जानता था कि अगर जहर से जलने का रिस्क लेकर पास गया तो शायद हेल्थ सिस्टर को खत्म कर सकता है, लेकिन ऐसे करते ही कोलंबियन नेवी की निगाहें उस पर टिक जाती और फिर मौत तय थी। उसने अपना मिराज ड्रैगन क्लोन भेजा ताकि टाइम मिल सके और फिर हवा में मुड़कर बाइलियन की ओर उड़ गया। नीचे बाकी पायरेट्स जहरीले अटैक से बुरी हालत में थे। कई तो आधे इंसान आधे राक्षस जैसे हो चुके थे। ड्रैगन किंग ने बिना कुछ कहे बाइलियन को अपनी पूंछ में लपेटा और उड़ गया। बाकी सदस्य चिल्लाते रह गए, ड्रैगन किंग हमें छोड़कर मत जाओ, लेकिन वो नहीं रुका। सर से बीमार लोग अब सिर्फ बोझ थे। ड्रैगन किंग ने जाते हुए बस इतना कहा, तुम्हारे साथ का शुक्रिया। बचे हुए पायरेट्स गुस्से में बोले, ली फेंगशियान तू धोखेबाज है, तू बचेगा नहीं। सोर्स ऑफ गॉड तुझे नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ी ही देर में वो सब जहर में गल गए। दूर से हेल्थ सिस्टर ने जाते हुए ड्रैगन किंग को देखा, मगर पीछा नहीं किया। उसने बस कमांड सेंटर में रिपोर्ट दी, लीडर ली फेंगशियान और डेप्यूटी बाइलियन बच निकल गए हैं। जनरल ग्राहम ने रिपोर्ट सुनकर कहा, ये आदमी यूं ही नहीं मरेगा। साइड में खड़े लेफ्टिनेंट कर्डी ने कहा, इसका पावर वैल्यू 9800 है, इसे मारना आसान नहीं। हेल्थ सिस्टर ग्राउंड फाइटिंग में एक्सपर्ट था, पीछा करना उसका काम नहीं। जनरल ने सिगार का कश लिया और कहा, यह भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकता है। उधर ड्रैगन किंग और बाइलियन एक शांत जगह पर लैंड हुए। जैसे ही बाइलियन उतरा वो घुटनों पर गिर गया और खून की खांसी करने लगा। ड्रैगन किंग ने एक बोतल निकालकर उसे दिया। ठीक हो? बाइलियन ने एंटी वेनम पिया। उसका चेहरा थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन वो अब भी कमजोर था। उसने कहा, सॉरी लॉर्ड ड्रैगन किंग, आपको चिंता में डाल दिया। ड्रैगन किंग ने गुस्से में कहा, कोलंबियन नेवी है, मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया है। अब पीठ में छुरा घोंपना। उनकी पुरानी पायरेट टीम खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो ज्यादा दुखी नहीं था। कभी वो भी एक गरीब मछुआरा था और धीरे धीरे समुद्र का राजा बना। अब भी अगर बाइलियन जिंदा है तो वो फिर से सब कुछ बना सकता है। दुनिया खत्म हो चुकी है, भूखे लोग हर जगह हैं, ऐसे में टीम बनाना मुश्किल नहीं। बाइलियन ने धीरे से कहा, अब हमें संभल कर चलना होगा, दुश्मन चारों ओर है, आगे बढ़े तो टकराव होगा। ड्रैगन किंग ने उसकी तरफ देखा। बाइलियन उसका व्हाइट पेपर फैन था, ब्रेन ऑफ द ग्रुप। उसी की वजह से ड्रैगन किंग एक ताकतवर राजा बन पाया। बाइलियन बोला, हमें सीधा लड़ने का मतलब हार है, लेकिन अगर हम इंतजार करें तो मौका मिल सकता है, जैसे चील और सीप लड़ते हैं। फायदा मछुआरे को होता है, हम भी वही मछुआरे बनेंगे। बाइलियन की बात सुनकर ड्रैगन किंग ने धीरे से सर हिलाया। हेल्थ सिस्टर के साथ छोटी सी लड़ाई ने उसे एहसास करा दिया कि पावरफुल लोगों से उसकी लड़ाई अभी मुश्किल है। उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं थी, लेकिन फाइट के टाइम कई लिमिटेशंस उसे रोक रही थी। अगर आज हेल्थ चेन्स का एक नहीं बल्कि 2 लोग सामने आ जाते तो शायद उसका बच निकलना मुश्किल होता। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ, अब हमें रेस्ट करने की जगह ढूंढनी होगी। ड्रैगन किंग का बॉडी टाइप थोड़ा डिफरेंट था, इसीलिए वो स्लोली जहर को खुद से बाहर निकाल सकता था। लेकिन बाइलियन, जिसने एंटीडोट लेकर जान बचाई थी, वो अब फाइट के लिए रेडी नहीं था। उन्हें वेट करना था जब तक मेजर फोर्सेस के बीच क्लैश शुरू न हो जाए। टॉप एलियंस अब डेल्टा लेवल तक पहुंच चुके थे। अगर उनमें फाइट शुरू हुई तो उसका इम्पैक्ट कई किलोमीटर्स तक जाएगा। ड्रैगन किंग उस वेव को आसानी से फील कर सकता था। उधर 3 दिन हो चुके थे जब जैंगी ने उलूर बाल्डिया को किल किया था। इन 3 दिनों में उसने कोई नया अटैक नहीं किया। वो क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था कि आसपास क्या चल रहा है। उसे पता था कि बाल्डिया हेल्थ चेन्स का जनरल था। अब हो सकता है कि कोलंबियन नेवी उसे पकड़ने के लिए आर्मी भेज दे। इसीलिए जैंगी ने खुद को, फ्लावर और लेले को एक डीप बेसमेंट में छुपा लिया और सब कुछ सील कर दिया। इन 3 दिनों में कोई थ्रेट महसूस नहीं हुआ। अब वो फुल्ली रिकवर हो चुका था। चलो अब निकलते हैं, उसने फ्लावर और लेले से कहा।
3 दिन काफी है, बाहर बहुत कुछ चेंज हो गया होगा। जैंगी अंडरग्राउंड से बाहर आया। उसे पिछली फाइट्स में उस एरिया का टोपोग्राफिक मैप लगभग तैयार कर लिया था। स्टार आइलैंड को सैटेलाइट से ट्रैक करना मुश्किल था, लेकिन मैनुअली ट्रैवर्स की गई जगहों का मैप इंटेलिजेंस सिस्टम ने बना लिया था। पता ही नहीं चला 10 दिन कैसे पास हो गए। उसने कहा, लगता है अब तक सब लोग फॉग वैली पहुंच चुके होंगे। फॉग वैली पहुंच जाना एंड नहीं था, बस असली स्टार्ट वहीं से होना था। सभी को पता था कि फाइनल टारगेट है सोर्स ऑफ गॉड, जो ग्राउंड के नीचे छुपा हुआ है। और जैसे जैसे पॉइजन जोन टाइट हो रहा था, एनिमी से फाइट होना ऑलमोस्ट कंफर्म था। जैंगी ने डायमेंशनल डोर ओपन किया और कहा, चलो अब हमारी बारी है। वो फ्लावर और लेलो को लेके वैली ऑफ एंड तक पहुंचा, लेकिन अंदर सीधे नहीं गया। उसने पहले लेले को स्काउटिंग के लिए भेजा। लेले ने ग्राउंड सूंघा और अचानक एक डायरेक्शन में फोकस करने लगा। बॉस, वहाँ कुछ बहुत अच्छा है। क्या है वहाँ? जैंगी ने पूछा। वो एनर्जी वाला बॉडी जो हमने पहले भी देखा था, सोर्स का कंपेनियन। बिल्कुल, ये तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। इस बार जैंगी अकेला गया। उसने फ्लावर और लेले को वहीं वेट करने को कहा। फ्लावर थोड़ा कंफ्यूज था, मालिक इतना केयरलेस क्यों हो गया। इस दौरान जैंगी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। अब वो कोलंबियन एलियन की तरह लग रहा था। बेल्डिया की कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनी। अब जब सब मेरी तलाश में हैं, तो जैसे ही मैं दिखा सब पहचान लेंगे। तो डिस्गाइज करके थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करना बेटर रहेगा। बॉस, आप तो जीनियस हो, लेले बोला। फ्लावर बस बड़बड़ाया, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? इस आइलैंड में आपकी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला ही नहीं। जैंगी बस स्माइल करता है, बेटर सेफ देन सॉरी। उसी वक्त लेले ने सिग्नल दिया। सोर्स एल्फ की एनर्जी वाली डायरेक्शन मिल चुकी थी। जहर से भरे इलाके में एक जगह ऐसी थी जहां माइजमा नहीं था। वहां मूनलाइट फैली थी और माहौल पीसफुल था। दर्जनों सोर्स एल्फ्स या तो ग्राउंड पर बैठे थे या रूइंस वाली वॉल से टिके हुए थे और म्यूजिक में खोए हुए थे। बीच में था एक बिग एल्फ, व्हाइट हेयर, सींग जैसे एंटलर्स और हाथ में एक लंबी फ्लूट। लेकिन ये सीन ज्यादा देर तक नहीं चला। फॉग से एक मैन बाहर निकला, लॉन्ग हेयर, फोरहेड पर ब्लैक हेडबैंड और आईज के पास स्मोकी मेकअप। जैसे ही उसने एल्फ को देखा, वो लाउडली हंस पड़ा। एक बड़ा सोर्स एल्फ। मिस्ट वैली के एनपीसी भी अब नेक्स्ट लेवल हो गए हैं। धुआं जैसे मेकअप वाले आदमी ने जोर से हंसी उड़ाई, जैसे किसी ड्रामा का हिस्सा हो। तभी दूर से एक और आदमी आया, लाल बाल, कमर पर सिंपल सा समुराई स्वॉर्ड। उसने गुस्से में कहा, चुप रहो, यहाँ शोर मचाना खतरे से खाली नहीं। मेकअप वाला आदमी बोला, मैं जोर से बोलता हूँ क्योंकि मैं सही काम कर रहा हूँ। लाल बाल वाला सर हिलाकर रह गया। अगर ये इतना ताकतवर ना होता तो शायद इसके साथ काम भी ना करता। उसने सामने खड़े बड़े तोतोरो जैसे क्रिएचर की तरफ देखा और बोला, ये तो हाई लेवल डेल्टा ग्रेड म्यूटेंट के बराबर है। जैसे ही उनके मन में बुरी नीयत आई, तोतोरो का गाना रुक गया। एल्फ्स डर के मारे उसके पीछे भाग गए और तोतोरो की प्यारी आंखें अब खतरे की तरह चमकने लगी। उसने डरावनी दहाड़ मारी और चारों तरफ चांदनी जैसी वेव फैल गई। जहरीले हवा 100 मीटर तक पीछे हट गई, लेकिन दोनों आदमी तैयार थे। उनके शरीर से पावरफुल सुपरनैचुरल एनर्जी निकली और उन्होंने उसे रोक लिया। तोतोरो जैसे सोर्स एल्फ में बहुत एनर्जी होती है, लेकिन वो सिर्फ इंस्टिंक्ट से लड़ते हैं। इसीलिए मेकअप वाला उन्हें एनपीसीज कहता है। अगर फाइटिंग का तरीका पढ़ लिया जाए तो उन्हें फटाफट हराया जा सकता है और फिर मिलती है प्योर एनर्जी, जो हर कोई चाहता है। लेकिन तभी एक और एनर्जी फील हुई। जहरीले धुएं से एक लंबी, स्लिम और वेस्टर्न फीचर्स वाली औरत बाहर निकली। उसका कॉम्बैट यूनिफॉर्म देखकर दोनों उसे पहचान गए। कोड नेम मेड्यूसा। लाल बाल और मेकअप वाले दोनों का मुंह उतर गया। अगर हेल्थ चेन का कोई मेंबर यहाँ है तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सब मिलकर काम कर रहे थे, दुश्मन नहीं थे। अब जब सबने सोर्स स्पिरिट देख ली है तो उसे चुपचाप ले जाना नामुमकिन है। मेड्यूसा, जिसका असली नाम जूडी क्रिस्टीना है, जिसकी पावर वैल्यू है 9600, वो बहुत टॉप लेवल पर नहीं, लेकिन उसकी असली ताकत है उसके जहरीला साथी सांप, जिसका नाम है ब्लड स्पॉटेड स्नेक किंग, जिसकी वैल्यू भी 9500 है। ये कोई आम अजगर नहीं बल्कि जहरीला स्नेक है, जिसका शरीर अजगर जैसा है लेकिन फन और जहर दोनों रखता है। इसीलिए क्रिस्टीना का असली फाइटिंग पावर कोई सीनियर मेंबर्स जितना है। जैसे ही उसने दोनों को देखा, कमांड सेंटर से फौरन पहचान आ गई। ये है ताकामागारा यूनिट से। लाल बाल वाला है अमातेराजु और दूसरा सुजानो। क्रिस्टीना को पता चल गया कि ये दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। उसने मुस्कुराते हुए पास की जगह घेर ली और तोतोरो की पीछे से रिट्रीट ब्लॉक कर दी। कितनी अजीब बात है कि हम यहाँ टकरा गए।
हम सब एक टीम है तो फाइट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? बेनुमारू बोला, बिल्कुल, अब हम सब एलाइज हैं। सुजानो बोली, हम तो हेल्प करने आए हैं, हमारा टारगेट तो सोर्स ऑफ गॉड है, ये छोटी चीज नहीं। क्रिस्टीना ने सारा ध्यान खींचते हुए सीना आगे किया और बोली, अगर कोई चीज अच्छी है तो उसे छोड़ना बेवकूफी है, और वैसे भी होली एसेंस हर किसी को नहीं मिलती। कमांड सेंटर में जनरल ग्राहम सब देख रहा था, लेकिन इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि एलाइड फोर्सेस सीधे उसके अंडर नहीं आती। क्रिस्टीना बोली, चलो फेयर तरीके से हाफ हाफ बांट लेते हैं, लेकिन बेनुमारू और सुजानो को ये बात पसंद नहीं आई। बेनुमारू बोला, हम 3 लोग हैं और तुम हाफ हाफ लोगी, ये तो अनफेयर बात है। क्रिस्टीना ने हंसते हुए अपने स्नेक की तरफ इशारा किया, तो क्या मेरे प्यारे स्नेक मिरियम कोई नहीं है? मिरियम ने फुफकारते हुए हाँ कहा और जमीन को पिघलाना शुरू कर दिया। बेनुमारू और सुजानो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन तभी पेन ऑर्गेनाइजेशन के जापानीज हेड ने उन्हें कुछ कहा। उनके चेहरे बदल गए, उन्हें समझ आ गया कि अगर कोलंबियन नेवी से भिड़े तो नुकसान उन्हीं का होगा। ओनिगामी होनमारू को आखिरकार समझौता करना पड़ा। ठीक है, इन सोर्स एल्व्स को आधा आधा बांट लेते हैं। बड़े चिंचिला ने गुस्से में देखा जैसे इंसानों को चेतावनी दे रहा हो, लेकिन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तीनों मिलकर किसी सोर्स मैटर से बने क्रिएचर को आसानी से संभाल सकते थे। उसी वक्त क्रिस्टीना के बगल में खड़ा ब्लड स्पॉटेड स्नेक किंग फुफकारा और अलर्ट कर दिया। क्रिस्टीना ने ध्यान से सुना और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ बांध कर बोली, बहुत बढ़िया, प्लान के हिसाब से बांट लेते हैं, पर उससे पहले थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। कोई बिना बुलाए यहाँ आ गया है। ओगामी और सी टाइट गर्ल्स समझ गए कि कोई और भी वहाँ है। स्नेक किंग ने जहरीले हवा में जोर से फुफकार मारी और एक शख्स सामने आया। उसका कॉम्बैट यूनिफॉर्म देखकर क्रिस्टीना की मुस्कान गायब हो गई। ये तो हेल्थ चेंज की ड्रेस है। क्रिस्टीना ने कॉम्बैट कमांड सेंटर से पूछा, क्या आपने किसी और को भेजा है? जवाब मिला, नहीं, वो असली मेंबर नहीं है, वो तो नकली है। क्रिस्टीना की आंखों में ठंडी चमक आई। फर्जीवाद, तू मौत मांग रहा है। उसका सांप गुस्से में अपनी आंखें लाल करता हुआ डरावनी एनर्जी छोड़ने लगा। ओगामी और टाइट गर्ल लड़ाई के लिए तैयार हो गए। ओगामी बोला, ये क्या मतलब है? क्रिस्टीना बोली, अरे साफ है, वो बनावटी है। उसने जोर से पूछा, ओए, तू हाक्शाओ कंट्री से आया है ना? इतना चालाक बनके हमारी ड्रेस पहन ली, बहुत शातिर है। जैंगी जो सामने खड़ा था जरा भी घबराया नहीं। उसने तीनों को पहचान लिया। मेड्यूसा, अमातेराजु और सुजानो, इनका पावर लेवल बहुत हाई था। सबका लगभग 9500 से ज्यादा था। जैंगी जानता था कि एक एक को वो हरा सकता है, पर तीनों को नहीं। उसने हंसते हुए हाथ उठाया, सॉरी, शायद मैं गलत जगह आ गया, बाय, और भाग निकला जहरीली हवा की ओर। उसका भागना इस बात का सबूत था कि वो अजनबी है। 3 हाई लेवल म्यूटेंट्स के सामने भाग जाना बेवकूफी है और उसे जाने देना रिस्क है। ओगामी ने पूछा, क्या करना चाहिए? क्रिस्टीना ने अपनी चमकदार लाल जुबान से होठ चाटे और बोली, भागने नहीं देना चाहिए, मैं यहीं रहकर सोर्स एल्व्स लूंगी, तुम दोनों उसका पीछा करो। सी टाइट गर्ल बोली, हमें बेवकूफ मत समझो, अगर हम चले गए तो कौन गारंटी देगा कि तुम सोर्स स्पिरिट लेकर नहीं भागोगी? क्रिस्टीना बोली, अरे वैसी बात तो मैं नहीं कह सकती। ओगामी बोला, सिंपल तरीका है, मैं अकेला जाऊंगा, तुम दोनों यहीं रहो, पर उसके बदले मुझे 10% एक्स्ट्रा हिस्सा चाहिए। क्रिस्टीना मुस्कुराई, ठीक है, जैसा तुम कहो। ओगामी ने अपनी तलवार पकड़ी और बिजली की स्पीड से जैंगी का पीछा किया। जैंगी तेज दौड़ रहा था, लेकिन उसका ट्रेल जहरीली हवा में साफ दिख रहा था। ओगामी की आंखें एकदम फोकस थी। वो शेनलॉन्ग स्कूल का मास्टर था। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि कोई देख भी नहीं पाता। उसे किसी ट्रैप का डर नहीं था, क्योंकि इतने पास से कोई भी क्लोज कॉम्बैट में उसे रोक नहीं सकता था, सिवाय गॉड पिलर्स के। जैंगी की दौड़ बहुत तेज नहीं थी और वो कोई ऐसा एक्सपर्ट भी नहीं था जो बॉडी फिटनेस में बहुत अच्छा हो। कुछ ही सेकंड्स में ओगामी उसके पास आ गया। ओगामी हवा में कूद गया। उसकी नजर जैंगी की गर्दन पर थी, तेज और फोकस्ड। उसके हाथ में गुगुआंग चैंगहोंग की तलवार एकदम बिजली जैसी चमकी, इतनी तेज कि आंखों से दिखे नहीं, जैसे रोशनी बन गई हो। हवा में हल्की लहरें उठी। ओगामी और जैंगी पास से गुजरे। ओगामी ने तलवार देखी, एक भी खून का कतरा नहीं। वो मुस्कुराया, बहुत ही वीक है, ये हाई लेवल एलियन नहीं लग रहा, कोई लो लेवल स्काउट होगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, जैंगी गायब था। क्या? होंगमारू चौंक गया। तलवार लगी थी लेकिन बॉडी नहीं है। शायद ये एलियन कोई ट्रिक्स जानता है। फिर से जहरीली धुंध से एक शैडो दिखी। जैंगी भाग रहा था। तो तुम्हें जीने की उम्मीद है? होंगमारू हंसा।
तो चलो मैं तुम्हारी वो उम्मीद भी खत्म कर देता हूँ। उसके लिए ये एक गेम था। भागते दुश्मनों को धीरे धीरे तोड़ना उसकी आदत थी। वो जमीन पर झुका, तलवार पकड़कर दौड़ा, बिल्कुल तीर की तरह। लेकिन इस बार जैंगी ने स्पेस एक्सेलरेशन ऑन कर दिया, 30x स्पीड। फिर भी होंगमारू पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि कोलंबियन नेवी के बाउंटी लिस्ट में हर पोजीशन की कीमत थी और वो प्राइस नहीं छोड़ना चाहता था। काश ये कैप्टन लेवल एलियन हो तो ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। कुछ मिनट्स में ही दोनों ने कई किलोमीटर्स कवर कर लिए। जैंगी रुका, एक रुइन के बीच भागना छोड़ दिया। होंगमारू बोला, जैसे बिल्ली चूहे से खेल रही हो। जैंगी पलटा, तुम अकेले हो? मैं तुम्हें जानबूझकर यहाँ बुलाया है। उसके हाथ में एडमेंटियम की तलवार थी। होंगमारू हंसा, तू मुझसे डुएल करेगा? हाँ हाँ, लेकिन क्या पता, मैं खुद जानबूझकर यहाँ नहीं आया। कैप्टन लेवल की बाउंटी मुझे अकेले चाहिए। जैंगी ने तलवार उसकी तरफ तानी, इतना घमंडी मत बनो। अगर तुम मुझे पहचान लेते तो बोलने की हिम्मत नहीं करते। तू है कौन? जैंगी हंसा, फिर जोर से बोला, सुनो नीच नियॉन बोना, मैं हूँ रिवरसाउथ डोमेन का स्टार, हाक्शाओ देश की ग्लोरी और ब्लिजर्ड सिटी का सबसे बड़ा जीनियस, सेलेस्टियल गॉड स्क्वाड का कैप्टन डैंग शेंगतोन। होंगमारू थोड़ा चौंका। नाम सुना था, एरोज मून ग्रुप ने रिवरसाउथ डोमेन पर अटैक किया था, तब वही डैंग शेंगतोंग सामने आया था। तो ये तू है? होंगमारू बोला, लेकिन उसकी नजरों में अब भी तुच्छता थी। उसने तलवार निकाली, तेजी से जैंगी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसका वार पड़ा, जैंगी गायब। पीछे से काली फ्लेम हाफ मून की शेप में होंगमारू के पीठ पर गिरी। होंगमारू ब्लॉक करने की कोशिश में कई मीटर दूर जा गिरा। ये तो डैंग शेंगतोंग नहीं है, उसने गुस्से में चिल्लाया। उसे धोखा दिया गया था। उसने जैंगी की बात मान ली थी, क्योंकि वो मानता था कि असली मास्टर अपना नाम छुपाते नहीं। काश पहले मिला होता तो सबक सिखा चुका होता। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। जैंगी की जोरदार वार से ग्रेट गॉड थोड़ा पीछे हट गया। उसने वार को ब्लॉक तो किया, लेकिन वॉइड की ताकत ने उसके हाथ शून्य कर दिए। इतनी ताकतवर स्ट्राइक, ऐसे वार तो बस कुछ ही लोग कर सकते हैं, और स्पेस की एबिलिटी रखने वाला सिर्फ एक ही है। तुम केओस हो, रिवरसाउथ डोमेन से? ग्रेट गॉड ओंगमैन अब सतर्क हो गया। केओस का नाम अब स्टार आइलैंड पर एक डर की तरह फैल गया है, खासकर जब से उसने हेल्स चेन्स के थॉर और उल्लूर जैसे ताकतवर एलियंस को मार डाला। उसका इनाम था 5 मिलियन कोलंबियन डॉलर्स। होंगमैन का दिल खुशी और डर दोनों से भर गया। उसने तुरंत सी टाइड गर्ल से कांटेक्ट किया। सुजानो, सामने केओस है, जल्दी मेड्यूसा को बुलाओ, हम 3 मिलकर उसे खत्म करेंगे। लेकिन जवाब मिला, हम अभी बिजी हैं। ओगामी चौंक गया। उधर वो दोनों एक विशाल छिंचले से लड़ रहे थे, जो बेहद खतरनाक निकला। इधर केओस यानी जैंगी ने हमला जारी रखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी पहली वार में पावर कंट्रोल की कमी थी, लेकिन नियॉन का नंबर 1 फाइटर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। यहाँ ध्यान देने की बात है कि एबिलिटी इंडेक्स और रियल कॉम्बैट पावर एक जैसे नहीं होते। असली फाइट में स्ट्रैटेजी, इन्वायरमेंट, वेपन और पर्सनल स्किल बहुत मैटर करते हैं। जैंगी जानता था, जब ओगामी अकेले उसका पीछा करता हुआ आया तो वो पहले ही अपनी मौत के रास्ते पर था। उसने 1 सेकंड भी बिना गवाए 3 किलोमीटर के रेडियस में 10 डायमेंशनल गेट समन कर दिए। फिर उसने व्हाइट आउल निकाला और गोलियों की बारिश शुरू कर दी। इन बुलेट्स में होली सिल्वर की ताकत थी और स्पीड थी 10x साउंड स्पीड से भी तेज। लेकिन ओगामी भी कोई मामूली स्वॉर्ड्समैन नहीं था। उसकी तलवार क्योमो नागुमो ने सभी बुलेट्स को काट दिया। जैंगी ने रुकने का नाम नहीं लिया। अब उसने होली जज से वॉइड की ब्लैक फ्लेम्स छोड़ दी। ओगामी ने तुरंत दूरी बनाई, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट थी। समझ गया, अगर इसकी एबिलिटी समझ ली जाए तो केओस को हराया जा सकता है। जैंगी की पिछली लड़ाइयों की सारी इंटेल अब कोलंबियन नेवी ने सभी एलियंस को दे दी थी। इससे अब कोई भी उससे लड़ते वक्त पहले से प्लान बना सकता था। उधर ओगामी और जैंगी की टकरार शुरू हो गई। कोलंबियन नेवी कमांड सेंटर में नियॉन ने सारा डेटा और फुटेज जनरल ग्राहम को भेजा। ग्राहम ने तुरंत कमांड संभालते हुए बोला, अमातेराजु, केओस से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, उसकी पावर ज्यादा डिफेंसिव है। अटैक उतना स्ट्रांग नहीं, बस उसके एयरबोर्न अटैक से सावधान रहना और टाइम पास करो जब तक सपोर्ट पहुंच जाए। सुजानो और मेड्यूसा जल्दी आ रहे हैं। सबने देखा था कैसे बाल्डिया केओस से लड़ते हुए धीरे धीरे थक कर मर गया था। असल में जैंगी ने उसे मारा नहीं था, बल्कि बाल्डिया ने खुद ज्यादा जोर लगाकर कंपाउंड एक्स इंजेक्ट कर लिया था और खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया। उस फाइट में केओस ने एब्सोल्यूट डिफेंस का मतलब दिखाया था
अटैक एवरेज था लेकिन डिफेंस किसी एपिसलॉन लेवल के लग रहे थे। कमांड सेंटर का डेटा एनालिसिस ने उसकी अटैक वैल्यू करीब 9600 पॉइंट्स बताई थी, यानी वो थकने वाला लड़ाई में एक्सपर्ट था। लेकिन इस बार ओगामी अकेला नहीं था, उसे टाइम वेस्ट करने में कोई डर नहीं था। अब वो और भी कॉन्फिडेंट था। केओस, तू इस आइलैंड पर बहुत कहर मचा चुका है, अब तुझे आमना सामना करने का टाइम आ गया है। जैंगी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, उसके हाथ में चमकती हुई सिल्वर बुलेट ओगामी की तरफ चल पड़ी और तभी वो अचानक गायब होकर ओगामी के साइड में प्रकट हुआ। होली जजमेंट सीधे सर पर ओगामी रेडी था। शेनलॉन्ग स्कूल का वारिस हर 2 घंटे मेडिटेशन करता था ताकि माइंड शार्प रहे। उसे जैसे ही नाइफ की नोक दिखी, उसने गुगुआंग नागामुने को बिजली की तरह घुमा दिया। क्लैंग, दोनों तलवार टकराए और जैंगी पीछे हट गया। उसने हंसकर अपने हाथ को देखा जो हल्का स्टंट हो चुका था। फिजिकल स्ट्रेंथ में अभी भी ये मुझसे बेटर है, वो सोचने लगा, लेकिन ओगामी के लिए ये एक अचीवमेंट था। उसने केओस को पीछे धकेल दिया। हाँ, जब तेरी ट्रिक समझ आ गई तो तू उतना डेंजरस नहीं। जैंगी शांत रहा। तू सही कह रहा है, जब मेरी पावर्स समझ आ जाए मेरी एडवांटेज कम हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे हरा सकता है। अब उसकी आंखों में अजीब सा डार्कनेस चमका। राइट आई में सफेद धुंधली लाइट और लेफ्ट आई में डार्क फ्लैशेस। उसने होली जजमेंट की ब्लेड घुमाई, चारों तरफ 10 डायमेंशनल गेट्स खुल गए। वॉइड की ताकत धीरे धीरे ब्लेड पर उभरने लगी। वॉइड पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन कंट्रोल करना रिस्की होता है, इसीलिए जैंगी इस पावर को ज्यादातर लॉन्ग रेंज अटैक्स में यूज करता है। पर अब वो इस पर कंट्रोल करने लगा था। ओगामी ने देखा कि होली जजमेंट से निकलती वॉइड वेव्स कितनी डेंजरस है, पर वो जानता था कि सामने वाले की क्लोज कॉम्बैट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, बस सही टाइम पर डॉज करना है। जैंगी ने एक साथ 10 अटैक्स किए, सबके सब डायमेंशनल पोर्टल से चारों तरफ से निकल पड़े। हेवन एंड अर्थ ड्रैगनेट। इन गेट्स की वजह से हर अटैक किसी भी पॉइंट से आ सकता था, कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। ओगामी अलर्ट था, लेकिन ये एक रियल बैटल थी, यहाँ मूव्स को पहले से प्रिडिक्ट करना मुश्किल था। अचानक सैकड़ों वॉइड स्लैशेस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ओगामी को लगा अब या तो रास्ता बनाओ या फिनिश हो जाओ। उसने स्वॉर्ड को कस कर पकड़ा। नागामुने की तलवार से हर्ट बीस्ट जैसी वाइब निकली और उसकी ब्लेड रेड लाइट से ग्लो करने लगी। स्काई क्लाउड स्वॉर्ड, वो चिल्लाया और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से सामने आती वॉइड स्लैशेस पर वार किया। इतना स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन हुआ कि जहरीली हवा पीछे हट गई। कुछ देर बाद ओगामी जमीन पर खड़ा था, थोड़ा लड़खड़ाता हुआ, मुंह से खून बह रहा था, पर वो जिंदा था। ग्रेट गॉड, ओगामी ने जैंगी के हेवनली नेट अटैक को एक बार ब्लॉक कर लिया था, लेकिन उसका शरीर अंदर से हिल चुका था, खून मुंह से बाहर निकल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदरूनी अंग गले से बाहर आ जाएंगे। फिर भी अब उसमें डर की जगह आत्मविश्वास था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैंगी उससे ज्यादा ताकतवर है, पर उसे इतनी जल्दी मारा नहीं जा सकता। उसे बस इतना वक्त चाहिए था कि सी टाइट गर्ल और क्रिस्टीना वहां पहुंच जाए, फिर 3 वर्सेस 1 में जीत पक्की थी। लेकिन जैंगी ने बिना रुके अगला अटैक शुरू कर दिया। वॉइड ब्लेड्स हर दिशा में उसकी ओर आए। तू एक अटैक रोक लिया और सोच रहा है जीत गया, जैंगी ने तिरस्कार से कहा। जैंगी के लिए ये अटैक बेसिक था, जो एक बार हुआ वो 100 बार हो सकता है। लेकिन ओगामी को ये बात अब समझ आई कि केओस को समझना एक बात है, हराना दूसरी। याता मिरर, ओगामी ने चिल्लाकर सील बनाया और एक काले रंग का प्राचीन आईना उसके सामने प्रकट हुआ। जैंगी ने कहा, क्या यही है जापान का फेमस सैक्रेड आर्टिफैक्ट? जैंगी ने कहा, काफी घटिया लग रहा है। ओगामी गुस्से से कांप उठा, लेकिन अब टाइम बहस का नहीं था। 8 फुट मिरर की लाइट ने स्पेस को कवर कर लिया, जिससे वॉइड ब्लेड्स की स्पीड स्लो हो गई और ओगामी ने जल्दी से अटैक्स को डॉज किया। फिर उसने एक और टेक्निक यूज किया, यासाकामी नो मागातामा। काले मोटे जैसे मागातामा हवा में चमकने लगे और जैंगी की ओर दौड़े, लेकिन जैंगी ने बाय शो से होली सिल्वर बुलेट्स फायर की और सबको शूट डाउन कर दिया। अब जैंगी को आइडिया हो गया था, ओगामी के 3 मेन ट्रम्प्स कार्ड यही है। कुसानागी स्वॉर्ड अटैक बढ़ाने के लिए, 8 फुट मिरर स्पीड स्लो करने के लिए और मागातामा AOE अटैक के लिए। जैंगी को कोई हड़बड़ी नहीं थी, उसे पता था कि उसकी स्ट्रेंथ बैलेंस्ड है और वो उतनी जल्दी नहीं मरता जितना बिलीफ किट या क्विनलॉन्ग, लेकिन उतना ही खतरनाक है। ओगामी का पूरा ध्यान जैंगी पर था, क्योंकि केओस कभी भी स्पेस से टेलीपोर्ट कर सकता था, किसी भी दिशा से हमला कर सकता था। उसी टेंशन में ओगामी एक बात भूल गया, कोलंबियन नेवल कमांड में ग्राहम को कुछ गड़बड़ लग रहा था। हम कुछ भूल तो नहीं गए? फिर उसे याद आया, अमातराजू
केओस अकेला नहीं है। पर तब तक लेट हो चुका था। जैंगी की बुलेट्स फ्रंट से आ रही थी और पीछे से फ्लावर का विशाल शरीर हाई स्पीड से अटैक करने वाला था। ओगामी ने अपनी मिरर डोमेन को एक्सपैंड कर दोनों अटैक्स को स्लो किया और किसी तरह साइड में रोल कर गया। फिर भी वो पूरी तरह नहीं बच पाया। उसके लेफ्ट शोल्डर, थाई और लोअर एब्डोमेन में बुलेट्स लगी। कहाँ मर गए हो तुम सब? अब तक क्यों नहीं आए? ओगामी ने रेडियो में चिल्लाया। तब एक तेज चीख सुनाई दी। दूर से एक रेड लाइट की तरह कोई आया। एक और ब्लड स्पॉटेड किंग स्नेक वहां पहुंच चुका था, फ्लावर के सामने खड़ा, आंखों में जलती हुई चैलेंजिंग नजरों के साथ। क्रिटिकल मोमेंट पर सी टाइट गर्ल और क्रिस्टीना आखिरकार पहुंच ही गए। ओगामी उसे 3 बुलेट्स लगी थी। भले ही वो जानलेवा नहीं थी, मगर जहर का असर उसके चेहरे पर दिखने लगा था। जैंगी की हर बुलेट जहरीली थी, छू भी जाए तो मौत तय। अगर ओगामी हर रोज एंटीडोट ना लेता तो अब तक जहर उसे खत्म कर चुका होता। जैसे ही उसके साथी पहुंचे, वो गुस्से में बोला, अब आए हो? थोड़ा और लेट हो जाते तो मैं मर ही जाता। सी टाइट गर्ल ने अलर्ट होकर जैंगी को देखा और बोली, हम रास्ते में फंसे थे, एक बड़ा टारगेट था, काबू नहीं आया, सोचा पहले तुम्हारी हेल्प कर ले। क्रिस्टीना ने ओगामी को घूरते हुए तंज कसा, हद है, कुछ मिनट भी नहीं झेल पाए तुम, इतनी जल्दी पिट गए। ओगामी ने जल्दी से एक स्ट्रॉन्ग एंटीडोट और फिर एक एड्रेनल इंजेक्ट किया ताकि एनर्जी रिस्टोर हो और जैंगी को घेरने का प्लान कर सके। बोलना आसान है, लेकिन उससे 1-on-1 फाइट करना कोई मजाक नहीं। उसने गहरी सांस लेकर कहा। अब तीनों वी शेप में खड़े थे। सामने सबसे कम पावर इंडेक्स वाला उमिनो ओमी खड़ा था। अब 3 वर्सेस 1 है। गेम बदल चुका है। ओगामी और उमी हिमे की पार्टनरशिप पुरानी थी। कॉम्बो अटैक में इनका पावर डबल हो जाता था। इधर फ्लावर को ब्लड स्पॉटेड स्नेक किंग ने रोक रखा था। जैंगी ने सबको ठंडी नजरों से देखा। भले ही वो ओगामी को तुरंत नहीं हरा सकता था, मगर उसका मकसद पूरा हो गया था। उसकी फाइटिंग कैपेसिटी अब 30% कम हो चुकी थी। कमांड सेंटर में सबकी नजर स्क्रीन पर थी। अगर ये टीम केओस को हरा दे तो सोर्स ऑफ गॉड की लड़ाई क्या पासा पलट सकता था। पर क्या वाकई हम उसे हरा सकते हैं? कॉलोनल कर्डी ने धीरे से कहा। जैंगी ने पहले ही हेल्थ चेन्स के 2 मेंबर्स को मार दिए हैं। उसकी डिफेंस पावर लोगों के दिल में डर भर चुकी थी। असल दिक्कत उसकी अटैक नहीं, उसका ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल डिफेंस था। ग्राहम ने शांत होकर कहा, हमें उन पर ट्रस्ट करना होगा। क्रिस्टीना, अमातेराजु और सुजानो, ये सब मौत से खेल कर निकले हुए वॉरियर्स हैं। तीनों पहले से प्लान बना चुके थे। जैंगी को बस क्रिस्टीना की आई ऑफ द बैंशी की पावर का पता था, जो मूवमेंट सील कर सकती थी। बाकी 2 की पावर्स अभी भी मिस्ट्री थी। उधर ओगामी ने कहा, हमें उसकी स्पेस स्किल को ब्लॉक करना होगा, वरना ये लड़ाई नहीं जंगल दौर बन जाएगा। क्रिस्टीना बोली, उसकी हरकत रोकने का काम मुझ पर छोड़ दो। ओगामी की आंखों में चमक आई। अगर तू सिर्फ 0.1 सेकेंड भी उसकी स्पेस स्किल को स्लो कर दे तो हम उसे चीर सकते हैं। बस यही स्ट्रैटेजी थी। जैंगी की डिफेंस हटते ही उसकी असली ताकत कोई डर की बात नहीं। क्रिस्टीना की आंखें चमकी। आई ऑफ द बैंशी एक्टिवेट हुआ। जैंगी ने फील किया कि उसका पूरा शरीर स्लो हो गया है। इवन 30x स्पीड काम नहीं कर रहा था। वो हाफ स्पीड पर आ गया। उसी वक्त सामने खड़ी सी टाइट गर्ल बिजली सी दौड़ी। उसकी बॉडी पर ब्लैक स्पाउट्स उभर आए। ब्लड एनर्जी घूम रही थी। पलक झपकाते ही वो जैंगी के सामने थी और उसका पंच सीधा चेहरे पर। सुजानो एनहेंसमेंट क्लास की एलियन, जिसकी कोड नेम थी ब्लड ऑफ द मैड गॉड। इस फाइटिंग क्लास की क्लोज कॉम्बैट स्किल इतनी पावरफुल होती है कि ये किसी भी हाई लेवल म्यूटेंट को सेकंड्स में ही गिरा सकती है। जैंगी ने फिर से डायमेंशनल गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार स्पेस भी उसकी मदद नहीं कर सका। गॉर्गन एक रूल बेस्ड एबिलिटी है। जब भी कोई एलियन क्रिस्टीना की नजर में आता है, उसकी सुपरनेचुरल पावर की स्पीड और बॉडी मूवमेंट काफी स्लो हो जाते हैं। ये किसी को पत्थर बना देने वाली जैसी बात है। मिथिकल गॉर्गन जितनी डेंजरस तो नहीं, लेकिन टॉप म्यूटेंट्स के लिए ये काफी जानलेवा हो सकती है। जैंगी को जैसे ही क्रिस्टीना की आई ऑफ द बैंशी ने देखा, सी टाइट गर्ल ने तुरंत ब्लड ऑफ मैड गॉड एक्टिवेट किया और सामने आ गई। उसी वक्त क्रिस्टीना ने अपना ब्लैक लेजर गन निकाला, जिससे पर्पल लेजर बुलेट्स निकली। ओगामी बेनीमारू ने राइट साइड से यासाकानी नो मागुत्सुमा से हमला किया और हवा में याता मिरर के साथ ढेर सारे मागुत्सुमा घूमने लगे। सब कुछ ही सेकंड्स में हो गया। तीनों ने एकदम परफेक्ट टीम वर्क दिखाया। उनके लिए ये कोई टेस्ट नहीं था, ये सीधा एक किलिंग मूव था। जैंगी के चेहरे पर हल्का सा सरप्राइज दिखा। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी स्पेशल एबिलिटीज रोक दी जाएंगी। डायमेंशनल गेट खुला ना हो तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ जाती है। लेकिन ये सब सच नहीं था। ये सब जैंगी की डेयर स्पेस टाइम को एबिलिटी का
पूर्वाभास था। क्रिस्टीना को जैसे ही अटैक का सिग्नल मिला, जैंगी ने एलियन स्पेस से कुछ फ्लैश बॉम्ब्स निकाले और उसके पैरों की तरफ फेंके। एक्सप्लोजन और तेज लाइट से क्रिस्टीना को टेम्परली ब्लाइंड कर दिया गया। उसी मौके का फायदा उठाकर जैंगी ने एक डायमेंशनल गेट खोला और सीधा उसके पीछे प्रकट हुआ। उसने सबसे पहले क्रिस्टीना को टारगेट किया, लेकिन अचानक उसका बॉडी स्ट्रक्चर बदल गया। वो एक फ्लेक्सिबल नागिन जैसे फॉर्म में आ गई और जैंगी को पावरफुल अटैक मिस हो गया। उसने पलटकर जैंगी की तरफ देखा ताकि उसे फिर से सील किया जा सके, पर जैंगी ने जमीन पर स्वॉर्ड मारकर मिट्टी और बर्फ से उसकी विजिबिलिटी बंद कर दी। जैंगी ने डजन से ज्यादा माइक्रो रॉकेट्स भी दागे, जिससे ब्लास्ट और हीट के कारण कोई भी उसे ट्रैक नहीं कर पाया। तब क्रिस्टीना ने कहा, बस 0.5 सेकंड चाहिए मुझे उसे सील करने के लिए। सी टाइड गर्ल ने ब्लड ऑफ द मैड गॉड से अपनी ताकत और डिफेंस बढ़ाकर सीधा जैंगी की तरफ हमला किया और ओगामी ने दूसरे साइड से पिंसर अटैक प्लान किया। जैंगी ने उनके सामने डायमेंशनल गेट्स खोल दिए ताकि वो ट्रैप हो जाए, मगर दोनों को जैंगी की एबिलिटीज की नॉलेज थी। उन्होंने विंड फ्लो से गेट की डायरेक्शन डिटेक्ट कर ली और फिर उसे डॉज कर लिया। जैंगी ने एक साथ 10 डायमेंशनल डोर्स खोले, अपने चारों ओर सर्कुलेट कर दिए, 2 खुद की सेफ्टी के लिए रखे। वो लगातार दूरी बनाकर फाइट कर रहा था, जबकि उसके हाथ में व्हाइट आउल गन नॉन स्टॉप फायर कर रही थी। सी टाइड गर्ल एक तेज अनप्रिडिक्टेबल शैडो की तरह इधर उधर घूम रही थी। उसका बड़ा ब्लैक रेड एनर्जी वाला फिस्ट जैंगी के तरफ आया, मगर जैंगी ने हाफ स्टेप बैक लेकर खुद को एकदम दूर पहुंचा लिया। लेकिन जैसे ही जैंगी फिर से प्रकट हुआ, ओगामी ने अपना स्वॉर्ड हटाकर एक ब्लैक मिरर समन किया। याता मिरर शिनकेत्सु सुकुमोन। एक ब्लैक लाइट निकली जो जैंगी पर पड़ी और उसे लगा जैसे उसकी सोल उसके बॉडी से बाहर खींच ली गई हो। ग्रेट गॉड ओगामी के अटैक से जैंगी का दिमाग कुछ पल के लिए ट्रांस में चला गया और वही पल बहुत कुछ बदलने के लिए काफी था। उसके 2 दुनियाओं के बीच का बॉन्ड थोड़ी देर के लिए अस्थिर हो गया। सी टाइड गर्ल ने अपना मुंह इतना बड़ा खोला मानो उसके अंदर अलास्का फिट हो जाए। फिर उसने अपनी काली झुड़ीदार बाहें उसके गले में डाल दी और कुछ संघर्ष के बाद एक अजीब कीड़े जैसी स्वॉर्ड निकली, लाल रंग की, पतली और कंडित जावड़ों वाली। इसे वो 10 फिस्ट स्वॉर्ड कहती है। उसकी पावर का तरीका दूसरों से अलग है, वो पैरासिटिक है। जैंगी की एबिलिटीज एक्टिवेट करने से पहले ही वो उस पर झपट पड़ी। उसी वक्त क्रिस्टीना की नजर जैंगी पर पड़ी। गॉर्गन की नजर उसके पावर्स को स्लो कर चुकी थी और सामने एक पागल देवता था जो 10 फिस्ट स्वॉर्ड से हमला करने वाला था। एकदम परफेक्ट टीम वर्क लग रहा था। जनरल ग्राहम ने दूर से देखकर कहा, कोई भी पावर अजय नहीं होती, स्पेस की सबसे बड़ी कमजोरी होती है सील करना। जैंगी मुस्कुराया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सब उसकी पुरानी बैटल के बाद से ही प्लान हो रहा था। उसकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग थी कि हर कोई उससे डरता था, पर तभी उसके पैरों के परछाई से एक काली आकृति निकली, बहुत तेज जैसे बिल्ली। उसने सी टाइड गर्ल की स्वॉर्ड को क्लैंक की आवाज में रोका और उसे पीछे धकेल दिया। सब चौंक गए। इतनी बड़ी बैटल में कोई नोटिस भी नहीं कर पाया कि एक और फाइटर वहां मौजूद थी। जैंगी ने उसे देखा और मुस्कुराया। 2 नाइट क्रो स्क्वाड की कैप्टन, तुम छुपकर मेरा पीछा कर रही थी? वो लड़की जिंगवे ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थी, सिल्वर बॉल, ब्लैक आई मास्क और पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस चेहरा। उसे जू जंग ने भेजा था, शायद प्रोटेक्शन के लिए या शायद निगरानी के लिए। जैंगी को अब समझ आ गया था कि ये सब प्लान का हिस्सा था और जिंगवे भी इसे जानती थी। उसने बिना टाइम वेस्ट किए कमांड ली, सुजानो मुझ पर छोड़ दो, तुम अमातेराजु और मेड्यूसा से निपटो। जैंगी मुस्कुराया, सुजानो सबसे वीक है। जिनवे बोली, पता है, इसीलिए तो उसे चुना, बाकी 2 को तो मैं भी नहीं हरा सकती। जैंगी मन ही मन बोला, अगर ये लड़की ना होती तो मैं उसे गिगोलो ही कह देता। इतना कॉन्फिडेंट। जैंगी इतना थक चुका था कि अब उसे शिकायत करने का मन भी नहीं था, पर अब एक एक्स्ट्रा हेल्पर मिल गया था जो किसी भी हाल में फायदे की बात थी। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा करते हैं। 3 के मुकाबले 2 से लड़ाई करना ज्यादा आसान था। जिंगवे बिना ज्यादा बोले एक शैडो में बदल गई और जमीन की परछाई में समाकर सी टाइड गर्ल की ओर बढ़ गई। वो खुद को पूरी तरह शैडो में छुपा सकती थी, बिल्कुल जैंगी जैसी एक स्पेस टाइप एलियन। सी टाइड गर्ल ने 10 फिस्ट स्वॉर्ड पकड़ी और तेजी से इधर उधर नजर दौड़ाई। 3 डैगर्स शैडो से निकलकर उसके चेहरे की ओर बढ़े, लेकिन उसने स्वॉर्ड घुमाकर सबको रोक दिया। इसी बीच जिनवे अचानक साइड से उभरी, जमीन पर झुकी और शैडो से एक जायंट लेजर कैनन निकाल लिया। उसने उसे अपने कंधे पर उठाया, सी टाइड गर्ल की ओर टारगेट किया और ट्रिगर दबा दिया। सी टाइड गर्ल दूर जा गिरी, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसकी ड्रेस थोड़ी फटी। टॉप लेवल म्यूटेंट होने के नाते उसकी डिफेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी।
जिनवे बिना परवाह किए लेजर कैनन के साथ शैडोज में मूव करती रही और अटैक्स करती रही। जैंगी को ये फाइट जानी पहचानी लगी। दोनों की एबिलिटीज स्पेस बेस्ड थी, लेकिन पावर लेवल में फर्क था। जिनवे उससे काफी पीछे थी। अब जैंगी ने टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने अपने हाथ में होली जज की स्वॉर्ड उठाई और वॉइड पावर को एक पॉइंट पर कंडेंस किया। ये उसकी सबसे ताकतवर मूव थी, वॉइड डिवॉवर अटैक। दूसरी तरफ ओगामी और क्रिस्टीना को लग गया कि कुछ बड़ा आने वाला है। याता मिरर, बैंशी आइज, लेकिन इस बार उनका अटैक बेअसर रहा। जैंगी पहले ही एक डायमेंशनल डोर खोल चुका था और इस बार उसमें एक कचड़े की बरसात हो गई। उसने अपने स्पेस में जमा हुआ सारा कचड़ा बाहर फेंक दिया, जिससे उनकी नजर ब्लॉक हो गई। अब वो ना तो उसे रोक सकते थे, ना ही करीब आ सकते थे। ओगामी ने कहा, मैं उसे बाहर लाता हूँ, तुम उसकी एबिलिटी सील करो। लेकिन क्रिस्टीना ने जवाब दिया, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। उसकी बॉडी पत्थर जैसी हो गई और जैसे ही उसने खुद को बोल्ट टाइट किया करके जैंगी की ओर उड़ पड़ी। जैंगी ने चारों ओर 10 डायमेंशनल डोर्स खोल दिए, लेकिन बैंशी आइज के सामने वो सब हिलने लगे जैसे कोई उन्हें डिस्टर्ब कर रहा हो। क्रिस्टीना बिना रुके डेब्रिस क्रॉस कर जैंगी के पास पहुंच गई। उधर जिनवे अब भी सी टाइट गर्ल से जूझ रही थी, लेकिन उसका अटैक कोई खास डैमेज नहीं कर पा रहा था। उसका मकसद बस डिले करना था ताकि जैंगी को टाइम मिल सके। जैंगी को लगा शायद जू जंग की ये ट्रम्प कार्ड वैसी नहीं निकली जैसा उम्मीद थी, पर यह भी हो सकता है कि वो अपनी पावर छुपा रही हो। जिनवे, मेरी शैडो में वापस आ जाओ। फ्लावर, पीछे हटो। जैंगी ने दोनों को कमांड दिया। जिनवे ने बिना सवाल किए वापस उसकी शैडो में समा गई और फ्लावर भी पीछे हट गई। क्रिस्टीना जैसे ही जैंगी के पास पहुंची और बैंशीज आई से उसकी एबिलिटी सील करने वाली थी, जैंगी एकदम पीछे हटकर डायमेंशनल गेट में समा गया। जैंगी डायमेंशनल स्पेस में गायब हो गया और तब से वापस नहीं आया। फ्लावर लड़ाई में रुचि नहीं रखती थी, वो सीधा मलबे में भाग गई। स्नेक किंग ने क्रिस्टीना की तरफ देखा, लेकिन उसका पीछा नहीं किया। उसे खतरे की हल्की सी आहट महसूस हुई। तीनों लोगों को लग रहा था जैसे मौत सामने खड़ी है। उन्हें पता था कि जैंगी कभी भी किसी भी डायरेक्शन से लौट सकता था। वो तीनों अब वी शेप में खड़े थे, एक साथ अटैक करने को तैयार। डायमेंशनल स्पेस में टाइम बहुत स्लो चलता है। बाहर की 1 मिनट वहां 1 साल के बराबर लगती है। जैंगी को वॉइड पावर को चार्ज करने में बस 3 सेकंड्स लगते हैं। पहले ये मूव फाइट में यूज नहीं कर पाते थे क्योंकि समय कम होता था और रेंज ज्यादा थी, लेकिन अब एलियन स्पेस में वो आराम से उसे चार्ज कर सकता था। इस बार उसका टारगेट कौन होगा? ओगामी की हालत खराब थी। तीनों गोलियों की चोट से वो बेरली खड़ा था। क्रिस्टीना और सी टाइट गर्ल भी समझ गई थी कि अगर जैंगी चालाक है तो सबसे पहले वही मरेगा। तभी तीनों को अचानक मौत जैसा डर महसूस हुआ। ऊपर देखा, स्काई में एक ह्यूज ब्लैक गेट खुल चुका था, जैसे नरक का दरवाजा। बीच में एक ब्लैक स्पीयर थी जो लाइट को निगल रही थी। यही जैंगी की डेडली मूव थी। वॉइड डार्क वर्ल्ड। ब्लैक बॉल उनके बीच में फटा और तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भागे, लेकिन फिर भी वॉइड ने 3 किलोमीटर का पूरा एरिया निगल लिया। सारा इलाका काले स्पेयर में तब्दील हो गया। कोलंबियन नेवी कमांड सेंटर में अलार्म बजने लगा। हैवी एनर्जी अहेड, इवैक्यूएट नाउ। ग्राहम डर से कांप रहा था। इंटेलिजेंस में ये मूव कभी मेंशन ही नहीं था। असल में जैंगी ने बाल्डिया पर यह मूव इसीलिए नहीं चलाया क्योंकि वो जायंट वुल्फ से स्विच कर चुका था। लेकिन इन तीनों में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं थी। डार्क वर्ल्ड चुपचाप आया और पूरा एरिया पार्टिकल में बदल गया। जैंगी स्काई में खड़ा था, एक हाथ में होली जजमेंट और दूसरे में एलियन फूड से अपनी एनर्जी रिस्टोर कर रहा था। जब डार्कनेस छटी तो तीनों में से एक गायब था। आमतराजू चोट इतनी कि वो बच नहीं सका। अब तक नियॉन का सबसे बड़ा फाइटर मारा जा चुका था। सी टाइट गर्ल जिंदा थी, लेकिन अजीब हालत में, सर से पांव तक खून में लथपथ। सिर्फ क्रिस्टीना ही ऐसी थी जो बच पाई। क्रिस्टीना की सीलिंग एबिलिटी जैंगी की पावर को वीकन कर सकती थी और शायद उसने खुद को ड्रग्स भी दी थी, इसीलिए वो बच गई। शैडो में छुपी जिंग वे शॉक में थी। जैंगी ने एक ही मूव में तीनों टॉप फाइटर्स को ऑलमोस्ट हरा दिया। अब उसमें एपिसलोन तक कंपटीशन करने की ताकत है। क्रिस्टीना ने बिना कुछ कहे अपने स्नेक को वापस बुलाया और सीधा वहां से भाग निकली। भागो, अगर एक पल भी लेट हुए तो हम मर जाएंगे। वो जानती थी कि जब तक जिंदा है लग्जरी और पावर सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मौत के बाद कुछ नहीं बचता। ग्राहम भी चाह रहा था कि क्रिस्टीना हर हाल में बचे। अगर वो भी केओस के हाथों मारी जाती तो ये कोलंबिया की सबसे बड़ी इंसल्ट होती। जैंगी ने भागती हुई क्रिस्टीना को देखा, लेकिन उसने पीछा करने की जल्दी नहीं की। पहले उसने सी टाइट गर्ल की तरफ देखा जिसकी आंख लाल हो चुकी थी। वो बिना डरे मरने तक लड़ने को तैयार थी। जैंगी ने कहा, लेवल 12 वर्ल्ड इन द मिरर।
ए ड्रैगनेट। चारों तरफ डायमेंशनल गेट्स बनाए और वॉइड में तलवार चलाई। सी-टाइड गर्ल घायल थी, फिर भी 10 फिस्ट स्वॉर्ड से जबरदस्त फाइट कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उसका शरीर टुकड़ों में काट कर जमीन में गिरा दिया गया। जैंगी ने कम्युनिकेशन डिवाइस से बोला, फ्लावर, बॉडी कलेक्ट करो। पानी की बाढ़ की तरह फ्लावर आई और बॉडी को छाव से खाने लगी। जिंगवे अब चौकी नहीं थी। जैंगी की कैट कई बार हाई लेवल एलियंस खा चुकी थी। जैंगी ने फिर एलियन स्पेस से एक सिल्वर ग्रे कंपाउंड बो निकाला, हेल्स चेन्स के वीटो बाल्डिया का हथियार। पहले उसे ये कोल्ड वेपन बेकार लगा था, पर बाल्डिया से फाइट करने के बाद उसकी सोच बदल गई। उसने वॉइड पावर को एरो पर चार्ज किया, एक ब्लैक फ्लेम स्टॉर्म बन गया। जैंगी ने क्रिस्टीना को टारगेट करते हुए एरो छोड़ा। क्रिस्टीना को अपनी मौत सामने महसूस हुई और उसने अपने किंग कोबरा पेट मिरियम को बुलाया, लेकिन मिरियम ने हेल्प करने से मना कर दिया और भाग गया। जैंगी का एरो आ गया। क्रिस्टीना ने सील चलाया, जिससे एरोस की स्पीड धीमी हुई, पर फिर भी वो चेस्ट चीरते हुए पार हो गया। क्रिस्टीना जमीन पर गिरी। जैंगी ने कंफर्म करने के बाद बॉडी कलेक्ट की। अफसोस की बात यह थी कि रेड पिल पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इस बैटल में जैंगी ने अकेले 3 हाई लेवल डेल्टा एलियंस को हरा दिया। पूरा स्टार आइलैंड इस रिकॉर्ड से दहल उठेगा। जिन वे के चेहरे पर भले ही एक्सप्रेशन ना हो, लेकिन उसने सर हिलाते हुए थोड़ा हिचकिचाहट दिखाई। अब जैंगी की स्ट्रेंथ उसे भी समझ नहीं आ रही थी। तभी जैंगी ने कहा, अब बात करते हैं, तुम्हारे और मेरे बीच क्या हुआ था। वो जानता था जिन वे उसे लंबे समय से फॉलो कर रही थी। शायद उसने उसके सीक्रेट्स भी सुन लिए हो। जैंगी अब पूरी तरह रेडी था। अगर जरूरत पड़ी तो सामने खड़ी औरत को मारने में देर नहीं करेगा। जिन वे को जैंगी की साफ किलिंग इंटेंट महसूस हुई। उसे पता था कि ये कोई मजाक नहीं है। अगर उसने आज सही जवाब नहीं दिया तो जैंगी उसे मार डालेगा। थोड़ा रुककर जिंगवे बोली, केओस, मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई थी। जैंगी ने आंखें नैरो की। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी? जिनवे का भरोसा डगमगाया। उसे लगा था 3 लोगों का एक साथ हमला जैंगी नहीं झेल पाएगा, लेकिन उसने जो ताकत दिखाई वो सोच से परे थी। जैंगी ने व्हाइट आउल और होली जजमेंट बाहर निकाले। तुमने हमेशा मुझसे अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें जू जंग को सब रिपोर्ट किया होगा। इसीलिए अगर मैं तुम्हें खत्म भी कर दूं तो उसे कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। डर के मारे जिनवे पीछे हटी। रुको, मैंने अभी कुछ भी हेडक्वार्टर्स को नहीं भेजा है। फ्लावर ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। मैं तुम्हारी शैडो में थी। इन दिनों कोई सिग्नल नहीं, कोई चांस नहीं इन्फो भेजने का, वो बोली। जैंगी मुस्कुराया। मैं क्यों मानूं तुम्हें? मेरी कम्युनिकेशन सिस्टम चेक कर लो, जिनवे ने कहा। और अगर तुमने रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हो तो? जैंगी ने चाकू निकाला। सिर्फ एक तरीका है, इंजेक्शन। जिनवे शॉक्ड रह गए। जैंगी ने नीली दवा निकाली, ट्रूथ सीरम। ये किसी का भी मेंटल वॉल तोड़ सकती है। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, वो चिल्लाई। अब ये तुम डिसाइड नहीं कर सकती, जैंगी ने कहा। अगर जूजंग ने धोखा दिया है तो हम रिश्ता तोड़ देंगे। सिंपल है। रिवरसाउथ डोमेन चीफ मुझे खो देगा और सब खत्म हो जाएगा। जिनवे घबरा गई। उसकी स्पेस पावर भी जैंगी के आगे बेअसर थी। मैं कोच से बात करवा सकती हूँ। मुझे जू जंग पर 0 ट्रस्ट है। शॉट लेना है या नहीं, डिसाइड करो। जैंगी और फ्लावर की इंटेंट ने उसे जकड़ लिया। मैं हेडक्वार्टर से पूछ लूं? ये अलाउड नहीं है, जैंगी ने साफ मना कर दिया। आखिरकार जिनवे ने सर झुका लिया। फ्लावर ने उसे पकड़ लिया जैसे कोई डॉल। जैंगी ने इंजेक्शन दे दिया। तुम्हें पछताना पड़ेगा अगर तुमने इरेलेवेंट बातें पूछी। इंटरेस्टिंग, तुम्हारे अंदर और भी सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, जैंगी ने कहा। फिर वो उसे लेकर दूर रूइंस की तरफ निकल पड़ा। इंटेरोगेशन में जिंगवे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। ट्रूथ सीरम ने उसे मजबूर कर दिया सच्चाई बताने पर। जैंगी ने ब्लाइंड फोल्ड हटाया। ऐसी ब्लू आईज देखकर चौंक गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। मेरा नाम मुयान है। मैं रिवरसाउथ डोमेन के मोशान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अपोकलिप्स के बाद वो जिंदा रही, पावर्स जागी और फिर ब्लिजर्ड सिटी के लोग उसे ले गए। वहाँ एक्सपेरिमेंट्स हुए, स्पेशल सेल्स इम्प्लांट किए गए जिससे ताकत बढ़ी। मैं अकेली नहीं थी, कई और इनह्यूमंस भी थे और ये सेल्स एक सोर्स से थे। उसका नाम है युआन कोंगे। युआन कोंगे? ये नाम सुनते ही जैंगी की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। इतने टाइम बाद फिर से ये नाम सुना हैरान करने वाला था। हेवनली सी सिटी स्नो कल्ट की लीडर, सबसे खतरनाक दुश्मन और पहली एपिसलोन इनह्यूमन जिससे जैंगी की फाइट हुई थी। तब पूरे हेवनली सी सिटी की पावर और ब्लैक रोब टीम के सामने डियान जुनवू को छोड़कर एक साथ मिलकर लड़े थे। आखिर में जैंगी ने जो ट्रिगर पहले प्लांट किया था उसी से किसी तरह उसे मार पाया था। तो ऐसा था,
अब समझ आया, जैंगी बुदबुदाया। उसकी आंखों में पुरानी यादों की परछाई झलक रही थी। उसे याद आया कि युआन कोंगे ने सबको आइस सोल्स दी थी। सभी पावरफुल ग्रुप्स ने उसे यूज कर लिया था, सिर्फ ब्लैक रोप टीम ने एक बचा के रखा। अगर कुछ एक्स्ट्रा ना हुआ हो तो वही सेल्स रिवरसाउथ डोमेन की साइंटिफिक डिपार्टमेंट तक पहुंच गए होंगे। क्या उन्होंने आइस सोल को कॉपी कर लिया? उसने माथा सिकुड़ते हुए सोचा। अगर युआन कोंगे को क्लोन किया गया तो इसका मतलब एपिसलॉन लेवल इनह्यूमंस अब मास प्रोड्यूस हो सकते हैं। पर जैसे ही उसकी नजर जिंगवे पर गई, वो आइडिया खारिज कर दिया गया। 2051 की क्लोनिंग टेक्निक इतनी एडवांस नहीं थी, वरना जिंगवे इतनी वीक ना होती। शायद 9300 पावर पॉइंट्स के आसपास। जैंगी ने शांति से पूछा, युआन कोंगे के क्लोन सेल्स के बारे में जो कुछ पता है सब बताओ। जिंगवे ने सब बताया, लेकिन वो पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स नहीं जानती थी। उसने बताया, जब जैंगी रिवरसाउथ डोमेन से गया तब ब्लिज़र्ड सिटी ने बाहर के टैलेंट्स को बुलाना शुरू किया और उन पर आइस सोल ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट्स किए। इनका फेल होने का चांस हाई था, मतलब क्लोनिंग में अब भी बड़ी कमियां थी। पर फिर जिंगवे की एक बात से जैंगी पूरी तरह से अलर्ट हो गया। नाइट क्रो स्क्वाड के सारे मेंबर्स सबसे सक्सेसफुल क्लोन सब्जेक्ट्स हैं, पर हमारा असली मिशन है यू को फ्लॉलेस बनाना। वो एक ऐसी एलियन है जिसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। एक दिन हम सब मरेंगे और वो हमसे अपनी पावर लेगी। इसीलिए मेरा कोड नेम है जिंगवे, जो अपनी जान देकर एक नई पावर को जन्म देता है। जैंगी की आंखें ठंडी होती गई। अब सब क्लियर था। जू जंग का एटीट्यूड चेंज क्यों हुआ था? ब्लिज़र्ड सिटी में बाहर वालों की भीड़ क्यों बढ़ी? अब समझ आ गया। युआन कोंगे दोबारा लौट चुकी थी, लेकिन अब एक नए रूप में, ज्यादा पावरफुल और पूरे रिवरसाउथ डोमेन के कंट्रोल के साथ। जू जंग एक ऐसा एपिसलॉन बनाना चाहता था जो पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो। समझ गया, जैंगी ने इस पर कोई जजमेंट नहीं दी। जू जंग क्या करता है वो उसकी प्रॉब्लम है, पर अगर उसने जैंगी को टारगेट किया तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। जैंगी ने जिनवे की थोड़ी पकड़ के कहा, जू जंग ने तुम्हें मेरे साथ क्यों भेजा? जिनवे बोली, प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब आपकी हेल्प करने के लिए। उसे लगता है आप अकेले इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हो। और जैंगी ने पूछा, आपको मॉनिटर करना, चेक करना कि आप गॉड सोर्स को खुद के लिए लेने की कोशिश करते हो। अगर हाँ तो आपको रोकना। जू जंग उस गॉड सोर्स का हिस्सा यू को देना चाहता है। जैंगी थोड़ा सोच में पड़ गया। गुस्सा नहीं आया, उसे किसी से वफादारी की उम्मीद नहीं थी। जैसे कि एक फिल्म का डायलॉग है, अगर तुम मुझे एक बार में नहीं मार पाए और मैं बच गया तो सही दाम पर हम फिर से बिजनेस कर सकते हैं। जू जंग एक पार्टनर है, कोई भरोसेमंद फ्रेंड नहीं। पर अब जिनवे को लेकर एक पॉइंट था, जब वो वापस जाएगी तो इस बात को लेवरेज जरूर करेगी। जू जंग को सफाई देनी पड़ेगी। और रही बात जूयू की, जैंगी को भरोसा था कि जब तक वो लौटेगा वो खुद एपिसलॉन तक पहुंच चुका होगा। और जू जंग इतना मूर्ख नहीं कि दोनों को फाइट करने दे। क्लोन असली नहीं होता, अगर मेमोरीज नहीं है तो वो सिर्फ एक परछाई है। अगर जूयू सामने आ भी जाए, जैंगी डरता नहीं। उसने जिंगवे का कम्युनिकेटर डिवाइस उठाया और अपनी एलियन स्पेस में रख दिया। फ्लावर उसकी क्रिएचर बोल पड़ी, मास्टर मुझे इसे खा लेने दो। नहीं, जैंगी ने ठंडे लहजे में कहा, जू जंग से रिलेशन पूरी तरह तोड़ा नहीं जा सकता। इसे मारना सौदे का फायदा नहीं होगा, पर ये बोझ है। फ्लावर बोली, ये गॉड सोर्स के पीछे है, जरूरी वक्त पर ये आपको धोखा दे सकती है। नहीं देगी, जैंगी ने शांति से जवाब दिया। फ्लावर मुस्कुराई, वो सही है, इसे देखना चाहिए कि मास्टर कितनी स्ट्रांग है, फिर जाकर उस बूढ़े जू जंग को रिपोर्ट दे दे, वरना वो खुद को बहुत समझदार समझेगा और कोई बड़ी मूर्खता कर बैठेगा। जैंगी ने अमातेराजु, सुजानो और मेड्यूसा को मारने के बाद समझ लिया था कि स्टार आइलैंड की जंग अब आखिरी स्टेज में है। अब ज्यादा कैप्टन लेवल लोग नहीं बचे थे, जो भी थे वो फॉग वैली पहुंच चुके थे। मतलब अब आने वाले अपोनेंट्स और भी ज्यादा पावरफुल होंगे। लेकिन जैंगी को कोई जल्दी नहीं थी। जब तक एपिसलॉन लेवल एलियन ना हो उसे कोई खतरा नहीं था। और अगर कोई ऐसा आया भी जिसे वो हरा ना पाए तो भी उसके हारने के चांसेस सिर्फ 50-50 होंगे। उसने कमांड सेंटर से बात नहीं की थी, बल्कि ऑपरेशंस के डिप्यूटी मिनिस्टर सीतू को कांटेक्ट किया। सीतू ने कॉल उठाया, कैप्टन केओस कोई खास बात? जैंगी ने कामली कहा, मैंने 3 एलियंस मारे, जापान का अमातेराजु और सुजानो और कोलंबिया की मेड्यूसा। सीतू कुछ सेकंड शॉक में रहा। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। क्या आप दोबारा कह सकते हैं? उसने पूछा। जैंगी हंस पड़ा, मैंने तीनों को मारा। उसने उनकी बॉडीज की फोटो सीतू को भेज दी। मेड्यूसा की बॉडी और बाकी बॉडीज की फोटो देखकर सीतू को अब कोई शक नहीं रहा। ओगामी की तलवार की टूटी हुई झलक ने बाकी कंफर्म कर दिया। सीतू खुशी से कांप उठा। उसे पता था जैंगी स्ट्रांग है, पर इतना
ये उसने सोचा भी नहीं था। 1-on-3 विक्ट्री, ये तो एपिसलॉन लेवल ताकत के करीब है। जैंगी बोला, अचीवमेंट्स रिकॉर्ड कर लो, बाद में रिवॉर्ड लूंगा। बिल्कुल केओस, तुमने आज हिस्ट्री बना दी। सीतू इतना खुश था कि वो चाहता था जैंगी अब स्टार आइलैंड छोड़कर वापस आ जाए। वैसे भी रिवरसाउथ डोमेन को गॉड सोर्स से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जैंगी ने जो किया वो काफी था। उधर जिनवे के साथ जैंगी निकला। फ्लावर जमीन खोदकर लेले को बाहर निकाला, जो फाइटिंग के डर से छुप गया था। कमांड सेंटर में शीतू की हालत देखकर सब ऑफिसर्स हैरान रह गए। किसी ने पूछा, क्या हुआ मिनिस्टर? सीतू मुस्कुराया, कुछ खास नहीं, बस हमारे कैप्टन केओस ने कुछ एलियंस मार दिए। ली तानियांग बोला, फिर से केओस? इस बार किसे मारा? शीतू ने मीनिंगफुली देखा और कहा, आमातेराजु, सुजानो और मेड्यूसा। पूरे कमांड सेंटर में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर डिसबिलीफ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि केओस ने एक बार में 3 को मार दिया होगा। ये सुनकर यहाँ तक कि शिनवू ने भी अपना गेम रोक दिया। क्या केओस ने एक ही बार में 3 को मारा? शीतू ने जवाब में सर हिलाया और फोटो पूरे सिस्टम में प्ले कर दी। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी। फोटो में मेड्यूसा और सुजानो की बॉडीज दिख रही थी और अमातेराजु की टूटी हुई मशहूर तलवार भी। सबूत खुद बोल रहे थे, जैंगी ने ही इन तीनों को मारा था। कोई सस्पेंस नहीं बचा था। ये पूरी तरह से एक क्रशिंग विक्ट्री थी। ईस्ट चाइना सी रीजन में जैसे किसी ने आइस स्पेल डाल दिया हो। सब शांत, सब शॉक्ड। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। ऐसी ताकत तो सिर्फ एपिसलॉन लेवल के पास होती है, लेकिन जैंगी तो सिर्फ 9800 इंडेक्स वाला एब्सोल्यूट डिफेंस है। उसने 1-on-3 कैसे कर लिया? ली तानियान कुछ मिनट तक चुप रहा। उसे भी समझ नहीं आया कि ये मुमकिन कैसे हुआ। शिनवू ने फोटो देखा, फिर सर झुका के गेम खेलने लगा। बोला, क्या रिवरसाउथ डोमेन को अब अपना खुद का एपिसलॉन मिलने वाला है? अगर जैंगी गॉड सोर्स पा गया तो वो इस रीजन का अकेला एपिसलॉन होगा और शिनवू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उधर ली तानियांग धीरे धीरे रियलिटी एक्सेप्ट कर रहा था। जैंगी ने इतने पॉइंट्स कमा ली थी कि सबको पीछे छोड़ दिया, यहाँ तक कि ईस्ट चाइना सी के फेमस 4 स्पिरिट्स को भी। वो थोड़ा इनसिक्योर हो गया। सोचने लगा, अगर गॉड सोर्स जैंगी को मिल गया तो वो मुझसे पुराने गिले शिकवे निकाल सकता है। उसने झटके से सर उठाया और सीतू से पूछा, मैं कमांडर इन चीफ हूँ, फिर भी जैंगी ने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं की? बाकी सब ऑफिसर्स शॉक थे। जैंगी को सवालों में घसीटा, साफ ज्यादा पर्सनल लग रहा था। सीतू ने ठंडी हंसी में जवाब दिया, इतनी बड़ी अचीवमेंट पर हम उसे शाबाशी देंगे, सजा नहीं, और तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से ही शायद वो रिपोर्ट नहीं करता। ली तानियांग भड़क गया। उसे बोलो, अगर उसे म्यूटेंट्स मारना इतना पसंद है तो जाकर बिली किड को मारे। बिली किड जो एपिसलॉन के एकदम करीब है, उसे मारना मतलब सैक्रिफाइस। चलो जिसकी हो, फाइनल बेनिफिट ईस्ट चाइना सी को मिलेगा। शीतू बोला, तो फिर आप क्यों नहीं जाते उसे मारने? अब ईस्ट चाइना वाले भी शर्मिंदा थे। वो समझते थे रिवरसाउथ डोमेन सिर्फ सपोर्ट करेगा, लेकिन अब तो जैंगी की परफॉर्मेंस ने सबको पीछे छोड़ दिया। बाकी सब कैप्टन लेवल दुश्मन मारने में नाकाम रहे थे। सिर्फ क्विंग लॉन्ग ने एक को मारा। असल में जैंगी ने अपने पावर्स का सही यूज किया, स्पेशल मूवमेंट से जल्दी मूव किया, पहले से फ्लावर और लेले के साथ रखा ताकि दुश्मन ढूंढना आसान हो। सीतू ने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा, हम तो अपना रोल निभा रहे हैं, अब ईस्ट चाइना सी की बारी है, आप लोग जाकर बिली किड को मारो। ली तानियांग गुस्से में लाल हो गया, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। अब उनके पास न रिजल्ट था न बहस की वजह। उसने 3D मैप की तरफ देखा और सोचा, ठीक है, जैंगी एलियंस को मारते रहे, कम से कम रास्ता क्लियर हो रहा है, हमारी टीम फॉग वैली आसानी से पहुंच जाएगी, और अगर हमने गॉड सोर्स पा लिया तो उसी वक्त सारी फतेह हमारी हो जाएगी। ग्राहम के शिप पर ब्लैक कॉफिन लॉन्च हुआ और स्टार आइलैंड की जमीन जोर से गिर गया और स्टार आइलैंड की जमीन में जोर से जा गिरा। हाक्शॉ की फोर्सेस ने इसे नोट किया, लेकिन जब तक कार्टिलस नहीं आया तब तक इसे रूल ब्रेक नहीं माना गया। ग्राहम ने सबको वार्न किया, सोल ऑफ डेथ से दूर रहो। वो फ्रेंड नहीं, वो कुछ भी नहीं देखता, बस मारता है। उसका टारगेट सिर्फ केओस है। यही उनकी थोड़ी राहत थी। कॉफिन जमीन में धंसा था, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी मूवमेंट नोट की। कई किलोमीटर दूर एक टावर पर ईस्ट चाइना सी नेवी का ऑब्जर्वर अचानक प्रकट हुआ। उसने कमांड सेंटर को रिपोर्ट दी, एनिमी ने कोई ऑब्जेक्ट लॉन्च किया है, लोकेशन नॉर्थ कराडूजियान। ली तानियांग ने मैप देखा और बोला, ये फॉग वैली से दूर है, उन्होंने क्या भेजा है? स्टाफ ऑफिसर ने कहा, एलियन तो नहीं हो सकता, इस तरह की लॉन्चिंग एनहेंस्ड एलियन भी नहीं झेल सकता, शायद कोई वेपन हो। इतनी दूर से कोई इंसान शेल की तरह गिरा हो तो बचना मुश्किल है। ली सहमत था, हमें इसे हर हाल में रोकना होगा, गॉड सोर्स हमारे पास आना चाहिए।
उसकी नजर सीतू और रिवरसाउथ डोमेन के ऑफिसर्स पर गई। शायद असली कंपटीशन अब वहीं से होगा। ली ने बाईजी से कहा, सावधानी से उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दो। बाईजी तैयार था। उसने ब्लैक राइफल उठाई और टॉक्सिक माइज्मा के बीच बढ़ा, लेकिन रास्ते में कोई भी नहीं मिला। जब वो 10 मीटर दूर पहुंचा तब जाकर देखा एक ब्लैक मेटल बॉक्स। उसने गन तानी, कोई डेडली वेपन है, लेकिन अपने लोग भी तो इस आइलैंड पर हैं। बाईजी कंफ्यूज था। उसने एक स्पाइडर रोबोट निकाला जो बॉक्स पर चढ़ा और स्कैन करने लगा। तभी बॉक्स हिलने लगा। एक क्रैक के साथ व्हाइट स्मोक निकला। बाईजी ने तुरंत बोला, ब्लैक डोमेन। एक ब्लैक एरिया फैल गया। उसमें कोई लाइट नहीं जा सकती, सिर्फ बाईजी देख सकता था। बॉक्स की क्रैक्स बढ़ने लगी। बाईजी ने ओरिजिन बुलेट से फायर किया, पर अचानक बॉक्स फट गया। एक मॉन्स्टर निकला। उसका बॉडी सफेद और टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे कोई भीगता हुआ ज़ोंबी। उसके बॉडी में जिंदा गैस नहीं बल्कि ड्रग्स थे। सोल ऑफ डेथ अब एक्टिवेट हो चुका था। गोली बेअसर थी। उसकी आंखों में एकदम किलर लुक था। बाईजी को झटका लगा। वो देख नहीं सकता था, फिर भी उसे देख रहा था। प्रेशर ऐसा जैसे कोई डेविल सामने हो। कमांड सेंटर कुछ नहीं देख पा रहा था। ली तानयांग ने पुकारा, बाईजी क्या हो रहा है? बाईजी चिल्लाया, मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर ने अटैक किया और आवाज कट गई। सोल ऑफ डेथ उसके सामने प्रकट हुआ। वहीं झटके में बाईजी की गन और हाथ तोड़ा और उसका गला दबा दिया। एक ही पल में ईस्ट चाइना सी रीजन का कैप्टन मारा गया, जैसे कोई कीड़ा मसल दिया गया हो।